अपनों से धोखा खाकर और मारा जाने के बाद हमारा हीरो 20 साल बाद फ्यूचर में एक कमजोर गरीब लड़के के जिस्म में जागता है। सबसे ज्यादा गुस्सा उसे तब आता है जब उसे पता चलता है कि जिस गद्दार ने उसे मारा था आज लोग उसको नेशनल हीरो मान रहे हैं। टावर के पूरे ज्ञान से तैयार हमारा बंदा फिर से चैलेंज लेने का फैसला करता है, पूरी दुनिया को अपनी जबरदस्त टैलेंट से हिला देने के लिए। क्या वो अपना बदला ले पाएगा और कौन कौन सी मुश्किलें उसके रास्ते खड़ी हैं? आओ आज की कहानी में देखते हैं। टावर के 8वें फ्लोर पर, जो बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ जैसा था, वहां एक बहुत बड़ा नाइट्स का सेना आई थी जो तेज आंधी बर्फ को काटकर आगे बढ़ रही थी। उनका नेता एक ब्लॉन्ड बालों वाला आदमी था। लीडर ने अचानक हाथ उठाया और सबको रुकने का हुक्म दिया, ये बोलते हुए कि आज वो फिर से यहां इसलिए जमा हुए हैं ताकि 8वें फ्लोर के गार्डियन को गिरा सकें। यह लीडर काजुकी था, ब्लू जोन गिल्ड का मास्टर और रैंक में 6ठा नंबर। काजुकी ने अपने सोल्जर्स को सख्त वार्निंग दी कि जॉइंट रेड का मतलब ये मत समझना कि सब आसान होगा, क्योंकि अगर ये रुकावट पार न हुई तो 9वें फ्लोर तक पहुंचना सिर्फ सपना बन जाएगा। तब काजुकी ने बर्फ के बीच एक ग्रुप को आते देखा। बहुत ही शानदार फाइटर्स दिख रहे थे, जिन्हें एक अलग ही ऑरा और नीली आंखों वाला बंदा लीड कर रहा था। ये नया आया हुआ बंदा था सुबारू नारुकामी, ब्लू आइज गिल्ड का मास्टर और रैंक में नंबर 1, जो गोल्डन डिटेल्स वाले मास्क से अपना चेहरा छुपाए हुए था। काजुकी ने सुबारू का गर्मा गर्मी से स्वागत किया और सुबारू ने देर से आने की माफी मांगी, पर काजुकी ने हंसी मजाक में उससे सुधारा कि असल में सुबारू ही सबसे पहले पहुंच गया था। सुबारू ने पूछा कि इस बार मुरुम अलायंस का क्या रोल है। काजुकी ने हल्का सा ताना मारते हुए बोला कि सुबारू ही अटैक लीड करेगा, क्योंकि मुरुम अलायंस तो सिर्फ बचा कुचा लूट लेने आती है। सुबारू ने ये सब इग्नोर किया और हाथ बढ़ाकर काजुकी को एक लेजेंडरी आइटम दिया, जिसका खास इफेक्ट ये था कि थकान लिमिट तक पहुंचते ही आदमी की आधी स्टैमिना तुरंत वापस आ जाती है। काजुकी ये देखकर हिल गया। सुबारू ने सीरियस होते हुए बोला कि इस रेड को हर हालत में सक्सेसफुल बनना ही है, पर फिर भी ये आइटम काजुकी इमरजेंसी के लिए रख ले। काजुकी ने शांत आवाज में पूछा कि क्या सुबारू इस फाइट के बाद ब्लू लैंड वापस जाना चाहता है, और बोला कि तब वो आइटम वापस ले लेना, जिस पर काजुकी चुप हो गया और उसकी आंखों में हल्का सा एहसास दिखने लगा। सुबारू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला कि अगर वापस नहीं जाना चाहे तो वो आइटम अपने पास रख लेना। अचानक दोनों ने महसूस किया कि एक भयानक प्रेशर उनकी तरफ आ रहा है। एनिमी एक्सपेक्टेड टाइम से पहले आ गया था। 8वें फ्लोर का गार्डियन अपने बहुत बड़े बदन के साथ तूफान के बीच सामने आ गया। काजुकी जोर से चिल्लाया कि सब लोग तुरंत बैटल पोजीशन में आ जाओ। दुश्मन ने अपनी असली शक्ल दिखाई, एक जिसके कई सर थे और जिसके आसपास बिजली जैसी ऑरा चमक रही थी। सुबारू ने उसे घूर कर देखा और घिन से बोला कि ये बड़ा ही बदसूरत है। तभी उसके हाथ के आसपास काली और सुनहरी एनर्जी जमा होने लगी। सिस्टम मैसेज पॉप हुआ कि उसके शरीर में लाइटनिंग एनर्जी बह रही है। सुबारू ने फुल कॉन्फिडेंस में बोला कि आज इस मॉन्स्टर का अंत होने वाला है। तभी ड्रैगन ने अपने कई मुंह से एक तबाह कर देने वाला अटैक चार्ज किया। काजुकी चीख उठा कि सब लोग ब्रेथ अटैक से बचकर कवर ले लो, पर सुबारू बिना डरे आगे बढ़ता रहा। अपनी तलवार निकालते हुए बोला कि कवर लेने की जरूरत नहीं। काजुकी हिल गया और समझ नहीं पाया कि सुबारू क्या करने वाला है। अगले ही पल सुबारू ने बहुत तेज और खतरनाक तलवार का वार किया। वो वार हवा को फाड़ता हुआ सीधा ड्रैगन के अटैक से टकरा गया, जिससे इतना बड़ा धमाका हुआ कि मॉन्स्टर का पूरा अटैक हवा हो गया और जमीन पर एक दरार सी बन गई जो बैटलफील्ड को 2 हिस्सों में बांट रही थी। काजुकी ने शॉकवेव से बचने के लिए अपने आप को उसके पीछे छुपा लिया, पर मुस्कुराते हुए बोला कि ये बूढ़े का स्टाइल कभी नहीं बदलता। पीछे सुबारू की टीम पूरी हैरान रह गई। विच ने ट्रेनिंग के रिजल्ट्स को तारीफ दी, जबकि एक फाइटर ने शिकायत की कि वो एक कदम लेट हो गया और पहला वार मारने का मौका चूक गया। एक लड़की ने पूछा कि सुबारू ने थोड़ी देर पहले काजुकी को क्या दिया था, तो सुबारू ने हल्का मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना बोला कि वो बाद में पता चल जाएगा। फिर सुबारू मुड़के वो अपनी टीम से उनकी तैयारी पूछ रहा था और जोर से बोल रहा था कि अब वक्त आ गया है उस साले ड्रैगन को खत्म करने का। सब लोग अपने हथियार लेकर तैयार खड़े थे ताकि ये 8वां फ्लोर, जो मुश्किल में बिल्कुल जहन्नुम जैसा लग रहा था, तोड़कर आगे बढ़ सकें। काजुकी पीछे से सब कुछ चुपचाप देख रहा था। फिर उसके चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आई और वो हल्की आवाज में बोल पड़ा कि ये सब लोग कितने अच्छे से दिखावा करते हैं, जैसे बिल्कुल करीबी दोस्त हों। तभी सोल्जर्स के कैप्टन ने काजुकी को बताया कि सब ट्रूप्स बिल्कुल प्लान के हिसाब से पोजीशन में हैं। काजुकी ने उसकी तारीफ की और बोला कि अब उन्हें भी चलना चाहिए। उसका मास्क्ड असिस्टेंट तुरंत जवाब देता हुआ बोला कि काजुकी को बैटल में गुड लक हो। काजुकी के लोग बहुत ही सस्पिशियस स्पीड से मूव करने लगे और हीलर जो स्टाफ पकड़े हुए था वो उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। फिर बिल्कुल अफरा तफरी मच गई और सब लोग उस बड़े ड्रैगन से टकरा गए जो पूरी अरीना को अपनी दहाड़ और अटैक से हिला रहा था। तेज चल वाली लड़की फाइटर आगे बढ़कर सबको डांट रही थी कि एनर्जी मत बचाओ, फुल पावर में अटैक करो। फिर उसने बीस्ट की बॉडी को हल्की सी कट दिया और मजे से बोला कि ये तो बस एक छोटा सा वॉक जैसा है। उधर आइस मेज प्रेशर और टेंशन की इंटेंसिटी को लेकर बर्ताव कर रहा था कि ये बैटल कितना हैवी लग रहा है। लड़ाई के बीच एक वॉरियर जो लाल एनर्जी से घिरा हुआ था आगे कूदकर बोलता है कि देखो भाई, हम सब बेट लगाते हैं कि कौन ड्रैगन को सबसे ज्यादा डैमेज देगा, और वो सीधा एक जबरदस्त मार लेता है। तोशिया ने बिना सोचे एक्सेप्ट की, ये कंडीशन रखते हुए कि जो हारेगा वो डिनर खिलाएगा।
फिर वो अपनी तलवार के साथ जबरदस्त स्पीड में कूदकर ड्रैगन की बॉडी पर वार करता है। एक ही झटके में उसने ड्रैगन का एक सर अलग कर दिया और चीखकर शीनो को बोला कि संभल जा, ड्रैगन का सर तेरी तरफ गिर रहा है। शीनो ने उससे कहा कि टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगी, बस अपना अटैक जारी रख। फिर उसने एक बहुत बड़ा गुलाबी मैजिकल शील्ड बनाया और ड्रैगन का गिरता हुआ सर रोका, सेल्फ कॉन्फिडेंस से बोलती हुई कि डिफेंस तो मेरा काम है। तभी उस वक्त कजुकी अचानक शीनो के पीछे आ गया। उसका नाम धीरे से बोलते हुए ठंडी आवाज में पूछता है कि क्या ये भी रोक पाएगी। शीनो शौक में जम सी गई। अगले ही सेकंड कजुकी ने बिना किसी हिचकिचाहट के तलवार उसकी पीठ में घुसा दी। तलवार सीधे उसके सीने से निकल गई और वो बोर होते हुए बोल रहा था कि उनकी ओवर कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सुबारू ने पलटकर हिलती हुई आवाज में शीनो का नाम पुकारा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। शीनो खून से लथपथ सीधी कजुकी के पैरों के पास गिर गई, बिल्कुल जान से खाली, और कजुकी एक डरावनी मुस्कान के साथ उसके ऊपर खड़ा था। खून से भीगा कजुकी पागल हंसी के साथ सुबारू की तरफ देखकर बोला कि अभी नजर हटाने का टाइम नहीं है। सुबारू बिल्कुल जम गया, समझ ही नहीं पाया कि कजुकी ने धोखा क्यों दिया। तभी ड्रैगन ने सुबारू को अटैक किया और उस मोमेंट में सुबारू को वो वक्त याद आया जब सिस्टम मैसेजेस पहली बार आए थे, जिसमें टावर ने उनका चुनाव किया था और ऑर्डर दिया था कि टावर चढ़ो, तैयार हो जाओ, क्योंकि एक नया आरंभ आ रहा है। ये टावर का पहला मैसेज था जो स्पेस में एक बड़े शैडो की तरह दिखा था। तब पता नहीं था कि ये एक अजाब है या एक वरदान। आज तक भी वो मैसेज एक अजीब पहेली बना हुआ है जिसका असली मतलब कोई नहीं समझ पाया, पर सब उसके हुक्म को मानना मजबूरी होता जा रहा था। इसलिए सब लोग टावर की चोटी तक पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा। अलग अलग डायमेंशंस जैसे अर्थ, मुर्म और पता नहीं कितने दुनियाओं से लोग अपनी अपनी मिशंस लेकर टावर चढ़ते जा रहे हैं। पर हकीकत बहुत ही कठोर थी, क्योंकि सीन एक खौफनाक कत्लेआम में बदल गया जहां सुबारू के साथियों की लाशें चारों तरफ पड़ी थीं और वो अकेला खून के बीच खड़ा था। तेज तेज सांस लेते हुए सुबारू ने आसपास देखा को हराने के बाद और दिल में अपने साथियों को डांट रहा था कि वो भागे क्यों नहीं, जबकि उसने उन्हें ऑर्डर दिया था। उसे अफसोस हो रहा था कि उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। वो थककर बीस्ट की लाश के सामने बैठ गया, जिस मॉन्स्टर को हराना इम्पॉसिबल बोला जाता था, और आज वो काम उन्होंने कर लिया था। पर इस जीत का कोई मजा नहीं था, क्योंकि उसके दोस्तों की लाशें जमीन पर पड़ी थीं। वो दर्द से बोल पड़ा कि तुम सब कितने बड़े बेवकूफ थे, मैंने तुम्हें मरने की परमिशन अभी दी ही नहीं थी। सिस्टम अलर्ट्स एक के बाद एक पॉप हो रहे थे, बताते हुए कि स्टेटस की वजह से नेचुरल रिकवरी बंद हो चुकी है और इंडेक्स क्रिटिकल लेवल पर पहुंच गया है। सुबारू सोच रहा था कि अगर वो वापस लौट भी गया तो क्या होगा, क्योंकि सिस्टम स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहा था कि 100 पर पहुंचते ही पक्की मौत है। तभी उसकी आंखों में गुस्सा और हिम्मत की आग जल उठी। तभी कजुकी ठंडी सी चाल में उसके पास आया और उसे जैसे टाइटल से ताना मारकर तारीफ करता हुआ बोला। सुबारू हैरान होकर पूछने लगा कि आखिर कजुकी ने यह गद्दारी क्यों की। सुबारू ने जोर से चीखकर उससे सीधा सीधा जवाब मांगा। कजुकी उसके बिल्कुल पास आया और बोला कि वो पिछले 10 साल से इसी दिन का इंतजार कर रहा था और सुबारू ही वो बंदा है जो सबसे अच्छा तरह से इस बात को समझ सकता है। कजुकी और पास झुककर एक जहरीला सा स्माइल देता हुआ बोला कि यही एक तरीका था जिससे वो सुबारू को हरा सकता था। उसने जबरदस्ती मान लिया कि उसने जानबूझकर सुबारू का ध्यान भटकाया और ब्लू आइज गिल्ड के साथियों को इस्तेमाल किया ताकि सुबारू का फोकस टूट जाए, वरना वो सब उसके रास्ते में बड़ी दीवार बनकर खड़े होते। कजुकी ने पुरानी भड़की हुई नफरत निकालते हुए चीख चीख कर बोला कि सुबारू ने उसे जो कुछ दिया, इज्जत, मदद, साथ, सबने उसके दिमाग को पागल सा बना दिया और वह दोस्तों से ज्यादा दुनिया को चुन रहा है। फिर वो थोड़ा पीछे हटा और नकली दुख वाला चेहरा बनाकर बोला कि अब सबका आ गया है, इस नतीजे से कोई नहीं बच सकता। कजुकी ने निकाला और मजाक उड़ाते हुए बोला कि अब उसे इससे वापस लेने की जरूरत ही नहीं है जैसे पहले बोला था, क्योंकि शोड और फ्रूडा दोनों के हिसाब से ब्लू आइज गिल्ड अपने लीडर की मौत के साथ ही खत्म हो जाएगी। जाते हुए उसने सुबारू से ठंडी आवाज में बोला कि उदास मत हो, हिस्ट्री बुक्स में तो तू हीरो ही रहेगा, भले ही तू खुद देख नहीं पाएगा। सुबारू ने खून से भीगे चेहरे के साथ एक तंज भरी हंसी दी और बोला कि कजुकी हमेशा वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है, बिल्कुल आखिरी पल तक। अपनी जिंदगी बच नहीं सकती, ये जानते हुए भी सुबारू ने हार मानने से इनकार कर दिया और अपने बचे हुए स्किल्स एक्टिवेट कर दिए। कजुकी हिल गया और गुस्से में पलटकर चीखने लगा, क्योंकि जो वो देख रहा था वो उसके लिए नामुमकिन था। सुबारू दोबारा खड़ा हो गया था, हाथ में वो पकड़े हुए जो जबरदस्त हवा पैदा करता है। सुबारू ने फैन को जोर से हिलाया और बोला कि इसमें अभी भी चार्जेस बचे हुए हैं, पर कजुकी को कुछ बताने से उसने इनकार कर दिया। उसकी चमकती आंखों में साफ दिख रहा था कि वो फैन के बचे हुए 4 इस्तेमाल से पूरा गेम पलटना चाहता है। सुबारू को अपनी गिल्ड के बचे हुए 4 लोग याद आए जो उसके पीछे गिरे हुए थे, और उसने हवा की जबरदस्त पावर से उन्हें बैटलफील्ड से बहुत दूर उड़ा दिया ताकि उनकी जान बच जाए, उन्हें चीख कर बोलता हुआ कि अपनी जिंदगी बचाओ। कजुकी को प्लान समझ आ गया तो वो घबराहट में अपने सोल्जर्स पर चिल्लाकर बोला कि उनके पीछे जाओ, एक को भी मत बचने दो। मुरुम फाइटर्स तुरंत भाग पड़े ऑर्डर पूरा करने, पर सुबारू उनके सामने एक मजबूत दीवार के जैसे खड़ा हो गया, अपने हाथ में लाइटनिंग का गोला बनाते हुए, और सबको वहीं रोक दिया कि पहले उससे लड़ना पड़ेगा। इंडेक्स 95 तक पहुंच गया और आसमान गरजने लगा।
दिखाते हुए कि केस किल का वक्त खत्म होने वाला है। एक भीषण सुनहरी बिजली का स्तंभ आसमान से गिरा और पूरी अरीना को बिजली की जहन्नुम में बदल दिया। काजुकी उसे देखकर टेंशन और गड़बड़ाहट में हंसा और बोला कि ये बंदा कितना जिद्दी है, हार मानता ही नहीं। 96 तक चढ़ चुका था। तब सुबारू अपने हथियार के साथ आगे कूद पड़ा, एक डरावनी ऑरा से घिरा हुआ, सोचता हुआ कि आखिर काजुकी ने इन सोल्जर्स को किस चीज का वादा किया होगा जो ये पागल होकर उस जैसे भयंकर मॉन्स्टर का सामना कर रहे हैं। सुबारू एनिमीज के बीच खड़ा होकर उन्हें वार्निंग देता है कि इस अटैक की कीमत उनकी जिंदगी होगी। चमकती आंखों और घाव से भरे शरीर के साथ वो सख्त अंदाज में बोलता है कि अब इस बैटलफील्ड से कोई तब तक नहीं हिलेगा जब तक मैं इजाजत न दूं। सोल्जर्स को समझ आ गया कि अब ये जिंदगी मौत की बात बन चुकी है, तो वो चीखते हुए अपने हथियार लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़े कि अब फुल पावर में ही लड़ना पड़ेगा। सुबारू उनके अटैक्स को बड़ी स्किल से रोक रहा था, अपनी स्पीयर से उनकी तलवारें ब्लॉक करते हुए, और खुद से बोल रहा था कि ये लोग वैसे नहीं हैं जो ऐसे ही हार जाएं। पर उसकी असली चिंता ये थी कि अगर काजुकी ने बीच में हस्तक्षेप किया तो पूरी फाइट पलट जाएगी। लड़ते लड़ते उसे थोड़ा सुकून मिला कि उसके साथी काफी दूर तक पहुंच गए हैं, पर सबसे बड़ा खतरा का था जो 97% तक चढ़ गया था। सुबारू को पता था कि ये फाइट ज्यादा देर नहीं चल सकती। उसने एक सोल्जर का अटैक रोका और 98% तक पहुंच गया, पर तब भी वो पूरी ताकत से लड़ता रहा। चाहे दर्द पूरे जिस्म को कस रहा था, तभी अचानक एक इतना जोर का वार लगा कि सुबारू लड़खड़ा गया और सोल्जर्स को मौका मिल गया कि वो उस पर टूट पड़े। चारों तरफ से तलवारें उस पर बरसने लगी और खून हवा में उड़ता हुआ सोल्जर्स की चीखों के साथ बिखर गया। सोल्जर्स खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगे, समझते हुए कि उन्होंने नामुमकिन काम कर दिया, सुबारू नारुकामी को मार दिया। लेकिन उनकी हैरानी के बीच सुबारू की आवाज गूंज उठी, पूछते हुए कि उन्होंने अभी किस बंदे को मारने का दावा किया है। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमक रही थी। फिर एक धमाका हुआ और सुबारू के जिस्म से बिजली की तेजी से एनर्जी फूटी, जो उसके आसपास के सोल्जर्स को झटके से हवा में फेंक गई जैसे वो खिलौने हों। अटैकर्स की लाशें उसके चारों तरफ गिर गए और सुबारू थकान से घुटनों पर गिर पड़ा। बचे हुए सोल्जर्स डर के मारे पीछे हट गए, फुसफुसाहट करते हुए कि ये आदमी तो असली मॉन्स्टर है, गिरता है पर मरता नहीं। काजुकी दूर से ये सब देख रहा था, ठंडी सी स्माइल के साथ मजाक उड़ाते हुए कि सुबारू का जमाना ऐसे आसानी से खत्म नहीं होने वाला। इसी वक्त इंडेक्स 99% तक पहुंच गया और लाल वार्निंग आई कि 100% पर सीधी मौत होगी। सुबारू ने अपनी बची कुची ताकत जोड़ी और काजुकी से बोला कि तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि आखिर में जीतने वाला हमेशा मैं ही होता हूं। एक जोरदार चीख के साथ अपनी जीत का ऐलान करते हुए सुबारू ने अपनी आखिरी स्पीयर फेंक दी। बिजली से घिरी हुई वो स्पीयर पागल स्पीड से होते हुए सीधा टारगेट की तरफ दौड़ी। काजुकी का जूल हाथ में पकड़े खड़ा था, पूरी तरह श्योर कि उसकी जान बची रहेगी, और उसने सुबारू को तंज भरी देनी शुरू की। लेकिन उसका मुंह तभी बंद हो गया जब स्पीयर सीधा जूल पर लगी और उसे चौकना करते हुए तोड़ दिया। उसकी बचने की पूरी प्लान एक पल में तबाह हो गया। सुबारू की होश की रोशनी धीरे धीरे धुंधली पड़ती गई, पर उसने दिल में तसल्ली से कहा कि आखिर में जीत उसकी ही हुई। चाहे उसका हाल कितना भी दर्दनाक था, चाहे वो काजुकी को गिरते हुए देख नहीं पाया, उसका आखिरी वार बिल्कुल सही जगह लगा था। अंधेरे में डूबी होशाली के बीच सुबारू ने हैरानी से सोचा कि अब उसका क्या होगा, क्या वो हमेशा के लिए इस खाली अंधेरे में अटका रहेगा। तभी एक बदबू उसकी सांसें छीनने लगी और एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गई। उसने आंखें खोली तो अपने आप को एक गंदे मेटल के अंदर पड़ा हुआ पाया, एक गंदगी से भरी गली में। डर के मारे पूछने लगा, क्या ये जहन्नुम है? उसके सामने एक ब्लू स्टेटस स्क्रीन आई जिसमें लिखा था सुबारू होसोए 1। वो उसे देखकर बिल्कुल शॉक में जम सा गया। तभी कुछ यादें उभरने लगी। कुछ लड़के उसका मजाक उड़ा रहे थे, कहते हुए कि वो एक है जिसके बहुत ही कमजोर हैं। उनके लिए ये बात बड़ा अपमान था और वो उसे तुच्छ नजर से देखते हुए उसका मजाक उड़ा रहे थे, याद दिलाते हुए कि कम से कम लेजेंडरी सुबारू नारुकामी का आधा बंदा बनने की कोशिश तो कर ले, जो 20 साल पहले था। सुबारू हिल गया जब उसके दिमाग में एक आवाज घूमी जो उसकी 20 साल पहले वाली मौत का जिक्र कर रही थी। वो पास के शीशे में अपना चेहरा देखने लगा और शौक से समझ गया कि ये जिस्म उसका असली जिस्म नहीं है। डर और भरोसा न करने वाली हालत में उसने सोचा कि क्या वो कोई बुरा सपना देख रहा है। फिर घबराकर वो से छलांग लगाकर बाहर निकला और जमीन पर गिर गया, जोर जोर से सांस लेता हुआ। उसने देखा कि उसके पास एक टैबलेट डिवाइस पड़ा हुआ है। उसने समझा कि ये एक है जिससे वो ये सब समझ सकता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो वो जल्दी से ब्लू आइज गिल्ड को सर्च करने लगा। रिजल्ट्स आए जिनमें ब्लू जोन को उसका सक्सेसर बताया गया, पर साथ ही सवाल उठ रहे थे कि गिल्ड इतनी कमजोर क्यों हो गई जबकि वो सुबारू नारुकामी की विल को लेकर चल रही है। न्यूज स्क्रॉल करते करते उसकी नजर एक स्टेटमेंट पर गई जो गिल्ड मास्टर काजुकी ने दिया था, कहता हुआ कि वो आने वाले टूर्नामेंट में जीत जाएगा। सुबारू बोल पड़ा कि ये तो नामुमकिन है। उसने फोटो देखी जिसमें काजुकी का काफी बूढ़ा हो चुका चेहरा था, एक लगा हुआ। वो हिल गया समझकर कि वो गद्दार उस जंग में मरा ही नहीं। तभी उसकी यादें उसे वापस ले गईं एक रात की तरफ, जब वो काजुकी के साथ एक बिल्डिंग की छत पर बैठा था और काजुकी उसे बता रहा था कि वो शुरुआत से दुश्मन नहीं थे और उसकी दिल की इच्छा थी कि वो ब्लू आइज गिल्ड छोड़ दे। सुबारू उस फैसले से हैरान था, खासकर जब काजुकी ने उससे कहा कि वो बाकी लोगों को उसकी तरफ से ये बात बता दे। सुबारू उसे अपना करीबी दोस्त मानता था,
पर काजुकी ने सिर्फ इतना कहा कि वो बाद में सब समझ जाएगा। और तब काजुकी ने वादा किया था कि चाहे वो चला भी जाए, सुबारू का साया बनकर हमेशा उसके पीछे खड़ा रहेगा। लेकिन किस्मत का मजाक देखो, सालों बाद काजुकी ने एक गिल्ड खड़ी की। सुबारू वापस रियलिटी में आया और थोड़ा सार्कास्टिक तरीके से सोचा कि ये कैसा शैडो है जो अपने गिल्ड का नाम ब्लू जोन रख दिया, माइनस वो भी वही नाम जिसके ऊपर वो दोनों पहले मजाक करते थे। सुबारू को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बंदा अभी तक 20 साल बाद भी सिर्फ 9th फ्लोर पर अटका हुआ है, मतलब इतने सालों में कोई खास काम ही नहीं किया। वो सड़क पर चल रहा था और न्यूज स्क्रॉल कर रहा था, तभी सर्च एक बड़ी सी बिल्डिंग की फोटो पर रुक गई जिसके सामने लिखा था सुबारू नारुकामी मेमोरियल हॉल। ये देखते ही वो हिल पड़ा। फिर वो बिना सोचे समझे सीधा वहां पहुंच गया, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहा है वो सच है। बिल्डिंग उसकी सोच से ज्यादा बड़ा, ज्यादा शानदार और ज्यादा रॉयल निकला। अंदर जाते ही उसने देखा कि एक बहुत बड़ी सी उसकी फोटो हॉल के बीच में लगी हुई है। ये देखकर उसके दिल में कड़वाहट भर गई कि आखिर इस तरीके से उसे याद रखने का क्या मतलब। आगे बढ़ते हुए उसने अपनी तस्वीरें, स्टैच्यूज और अलग अलग डिस्प्ले देखे और वो ये सोचने लगा कि काजुकी का असली इरादा क्या था। फिर उसके कानों में वो मीठी मीठी तारीफ वाली लाइंस पड़ने लगी, जिसमें उसे रोल मॉडल, ब्लू आइज गिल्ड का हीरो और टावर के टॉप के सबसे करीब पहुंचने वाला बंदा बताया गया था। कह रहे थे कि ये जगह उसकी और उसके साथियों की यादों को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए बनाई गई है। ये सब सुनकर उसके अंदर गुस्सा फिर से भड़क गया। तभी उसके सामने एक बड़े स्क्रीन पर काजुकी का ओपनिंग सेरेमनी का रिकॉर्ड चालू हो गया। काजुकी फॉर्मल सूट में नकली इज्जत वाला स्माइल देकर अनाउंस कर रहा था कि सुबारू और ब्लू आइज गिल्ड अब एग्जिस्ट नहीं करते और ब्लू जोन ही उनका असली वॉरिस है। ये सुनते ही सुबारू का पूरा जिस्म गुस्से से कांप गया और उसने चीख के बोला, जैसे काजुकी सुन सकता हो, चुप हो जा। सुबारू को काजुकी से इतनी नफरत महसूस हुई कि लगता था वो सिर्फ उसे मारना ही नहीं चाहता था, वो उसकी यादों को भी लूटकर अपना नाम बना रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो अब काजुकी का उस झूठे हिस्ट्री को हमेशा के लिए फाड़ देगा और सच को फिर से लिखेगा। वो आगे बढ़ा और काजुकी के होलोग्राम के सामने खड़ा होकर उसे आंखों में देखते हुए बोले, जैसे कह रहा हो, अब और नहीं, मैं इस झूठ को दोबारा लिखूंगा, किसी भी हालत में तू मुझे मैनिपुलेट नहीं करेगा। जब वो ये सब सोच रहा था तभी एक छोटा सा लड़का पीछे से टकरा के गिर गया। सुबारू ने तुरंत उसे उठाया और पूछा कि ठीक हो, लेकिन जैसे ही लड़के ने अपना चेहरा उठाया, सुबारू बिल्कुल जम गया, क्योंकि बच्चे के चेहरे पर उसका पुराना मास्क था। तभी उस लड़के के माँ बाप भागते हुए आए और अपने बेटे मिनातो को चेक करने लगे। सुबारू ने उन्हें रिएश्योर किया कि बस हल्का सा टक्कर था, लेकिन उसके पैर जम गए थे, क्योंकि उसने देखा कि ये माँ बाप और उनके आसपास की पूरी भीड़, सब लोग उसका वही पुराना मास्क पहने हुए थे। वो होश हवास खोकर आसपास देखने लगा। लोग मास्क को पैरों के पास रखे हुए, हाथ में पकड़े हुए, सर झुकाए हुए खड़े थे, जैसे कोई पवित्र सेरेमनी हो। सुबारू को उस वक्त काजुकी के वो सार्कास्टिक वर्ड्स याद आ गए, चाहे तू मर भी जाए, तू हमेशा हिस्ट्री का अमर हीरो रहेगा। आज वो बात उसके सामने जिंदा होकर खड़ी थी और कितनी गंदी झूठ थी। उसकी नजर फिर एक बड़ी सी तस्वीर पर गई। उसका चेहरा, उसका मास्क और आसपास महंगे फूल और कैंडल्स लगाकर एक बड़े शोक सभा जैसा सीन बनाया गया था। ये देखकर सुबारू समझ गया कि ये सब कोई सच्चा सम्मान नहीं, ये सिर्फ काजुकी का एक ढोंग था, जिससे वो ब्लू आइज का पूरा नाम लूट रहा था। जब वो फूलों की भीड़ को देख रहा था, तब एक जाने पहचाने नीली रोशनी का छोटा सा झलक उसके नजर में आया। सुबारू बिना सोचे समझे भीड़ को जोर से धक्का देकर आगे बढ़ने लगा। लोग चीखते रहे कि संभल के जाओ, रुक जाओ, बट सुबारू किसी की नहीं सुन रहा था। आखिर वो आगे की लाइन तक पहुंच गया। वो घुटनों के बल झुककर ऑल्टर के पास गया, फूलों को हटाया और एक खास नीला फूल उठाया जिसमें हल्की सी ब्लू एनर्जी चमक रही थी। उसने उसे देख के धीरे से कहा, शिगुरु आसागिरी। उसी वक्त थोड़ा दूर एक बिल्डिंग की छत पर दो लोग भीड़ को देख रहे थे। उनमें से शिगुर ने धीरे सांस छोड़ी और बोला कि इस साल भी बिना किसी मुश्किल के काम निपट गया। उसका साथी थोड़ा चिढ़ा हुआ बोला कि ये दोनों कितने केयरलेस हैं, अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो ब्लू जोन गिल्ड के लोगों से टकराव हो जाता। साथी ने थक कर पूछा कि ये रिस्क हर साल क्यों उठाना पड़ता है, हर साल आकर फूल चढ़ाना जरूरी क्यों, इमरजेंसी के केस के लिए। शिगुरु नीचे देखते हुए अपनी सीधी सी उम्मीद बोल रहा था कि कभी न कभी सुबारू उसके दिए हुए फूल नोटिस करेगा। उसके साथ वाली ने इस बात पे डाउट किया और सीरियसली पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि सुबारू अभी जिंदा है। तो उसने जवाब दिया कि जब तक उसने अपनी आंखों से सुबारू की लाश नहीं देखी, वो उसकी मौत नहीं मान सकता। लड़की ने दर्द भरी रियलिटी के साथ बोला कि अगर वो जिंदा होता तो काजुकी उन्हें पहले ही ढूंढ लेता, और गुस्से में ये भी बोला कि अगर सुबारू जिंदा होता तो वो उन्हें 20 साल तक ऐसे वेट और देखते रहने के लिए कभी नहीं छोड़ता। तब सुबारू बिल्डिंग से जल्दी बाहर निकला, हाथ में फूल पकड़े हुए हाँप रहा था और अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि शिगुर अभी भी जिंदा है। सीन बदलकर सुबारू के छोटे और उदास कमरे में आता है, जहां वो बेड पर बैठकर अपना टैबलेट स्क्रॉल कर रहा था और जिस बॉडी में वो आया था उस बंदे की गरीबी का मजाक उड़ा रहा था।
सर्च रिजल्ट्स में ब्लू आइज गिल्ड का कोई भी निशान नहीं मिला, लेकिन उसके सामने रखा फूल शिगुर के जिंदा होने का जिंदा सबूत था। उसने समझा कि शिगुर जिंदा है, बस पिछले 20 साल से छुपकर और अंडरकवर जी रहा है। सुबारू ने दिमाग लगाकर नतीजा निकाला कि उनके गायब होने के पीछे काजुकी ही वजह है, क्योंकि काजुकी के नेचर को जानता था वो, और उसे पता था कि वो सच का कोई भी विटनेस जिंदा नहीं छोड़ता। शांति से जीते हुए उसने पिछली लड़ाई के दौरान हुए बड़े ब्लास्ट का पल याद किया और सोचा कि क्या सिर्फ शिगुरी ही बचा था या हवा ने चारों को बचा लिया था। तब सुबारू को अपनी करंट सिचुएशन की सच्चाई समझ आई। जब तक काजुकी जिंदा है और कंट्रोल में है, अपने पुराने साथियों से कांटेक्ट करना सीधा मौत को बुलाना होगा। उसने खिड़की की तरफ देखा और अपनी कमजोरी और लाचारी को माना, और यह भी समझा कि जबरदस्ती बीच में घुसना उसे सिर्फ मौत ही देगा। उसने अपने हाथों को देखकर पक्का इरादा किया और डिसाइड किया कि सबसे पहला और जरूरी स्टेप उसकी खोई हुई पावर वापस पाना होगा। सुबारू होसोई की यादों के बेस पर 2 दिन की तैयारी गुजरी और आखिरकार प्लेयर्स को क्वालिफाई करने वाली प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग फेज शुरू हुई, जहां सुबारू अपनी तलवार पकड़कर खड़ा था। उसने ब्लेड को पूरे फोकस और पक्के इरादे के साथ देखा और खुद से बोला कि जिंदा रहना ही उसका इकलौता गोल है। जब तक सब जिंदा हैं, दोबारा मिलना कभी भी मुमकिन है। सीन टेस्ट हॉल में शिफ्ट होता है, जो एक शानदार रोमन एम्फीथिएटर जैसा लग रहा था, जहां बड़ा सा सुपरवाइजर हुगा सख्त और बोर नजरों से पार्टिसिपेंट्स को देख रहा था। एक पार्टिसिपेंट मॉन्स्टर को मारने के बाद बुरी तरह हाँप रहा था, तो हुगा ने ठंडे टोन में बोला कि वो मुश्किल से सक्सीड हुआ है, लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ। सुपरवाइजर ने उससे पूछा कि क्या वो नेक्स्ट स्टेप ट्राई करना चाहता है जब वो थकान से हाँप रहा था। तब एक सिस्टम विंडो आई जिसमें बताया गया कि हर एक्स्ट्रा स्टेप के साथ गॉब्लिन्स की गिनती एक बढ़ती है और रिवॉर्ड भी बढ़ता है, जिससे पार्टिसिपेंट डर गया। उसने पीछे हटकर चीखते हुए सीधा मना कर दिया, क्योंकि एक साथ 3 गॉब्लिन्स का सामना करना उसके लिए पूरी पागलपन वाली बात थी। हुगा उसकी चीखने से इरिटेट हो गया और उसे फेल करने की धमकी दी। इस पर पार्टिसिपेंट ने भीख मांगी और बोला कि करंट स्टेज में वो पक्का सक्सीड हो चुका है। हुगा ने गॉब्लिन की लाशों को गंदी नजर से देखा और बोला कि लेवल इतना लो हो गया है कि उसे ऐसे कमजोर बंदे को पास करना पड़ रहा है। उसने अपने दिमाग में आइजैक वॉन रेनहार्ट की परफॉर्मेंस याद की, जो 20th स्टेज तक पहुंच गया था, और नोट किया कि पूरे ग्रुप में वही इकलौता है जिसमें थोड़ा पोटेंशियल दिख रहा है। उसने अपने टैबलेट को गहरी निराशा के साथ देखा और बोला कि इस ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं और रिक्रूट्स की क्वालिटी बिल्कुल नीचे गिर चुकी है। अचानक पास आते कदमों की आवाज से उसका ध्यान गया और उसने देखा कि सुबारू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो उसने अपने आप से ही कमेंट किया कि इस बंदे के नाम का बोझ उसकी शक्ल से बिल्कुल मैच नहीं करता। हुगा ने सुबारू से शक भरे टोन में उसकी सक्सेस की क्षमता पर सवाल उठाया, लेकिन सुबारू ने शांत तरीके से बस हाँ कर दी। और जैसे ही 2 गॉब्लिन्स जनरेट होने का नोटिफिकेशन आया, हुगा टेस्ट शुरू करने का सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाया था कि उसने अपने पास हवा का तेज झटका महसूस किया। सुपरवाइजर हैरानी से राइट तरफ मुड़ा और सोचा कि क्या कुछ अभी उड़कर उसके पास से गुजरा है। सुबारू खून के बीच खड़ा एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ था और खुद से कंफर्म कर रहा था कि 2 दिन इस बॉडी की लिमिट टेस्ट करना बिल्कुल सही डिसीजन था। उसने डिस्कवर किया था कि जिस बॉडी में वो जगह है उसमें उम्मीद से कहीं ज्यादा खास एबिलिटीज हैं। सिस्टम ने उससे नेक्स्ट चैलेंज के बारे में पूछा और उसने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी, ये बोलते हुए कि उसे जल्दी है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। हुगा शॉक में मुंह खोल के देख रहा था जब उसने गॉब्लिन्स के सर हवा में उड़ते देखे। पूरा अरीना कटे फटे मॉन्स्टर्स की लाशों से भर गया और सुपरवाइजर हैरानी में सोचने लगा कि आखिर उसके सामने हो क्या रहा है। वो सुबारू के मूवमेंट्स को बहुत ध्यान से एनालाइज करने लगा और उसे समझ आया कि सुबारू तलवार बिना सोचे समझे नहीं चला रहा, बल्कि अटैक करने से पहले दुश्मन के मूव्स को 2 या 3 स्टेप आगे से पढ़ रहा है। हुगा को एहसास हुआ कि ये स्किल सिर्फ फेंसिंग तक सीमित नहीं है, और दिल ही दिल में उसने मान लिया कि वो खुद भी इतनी एग्जैक्ट प्रिसीजन के साथ मूव्स नहीं कर सकता। हुगा ने सुबारू के कॉन्फिडेंट स्माइल वाले चेहरे को देखा और धीरे से बोला कि ये लेवल तब तक मुमकिन नहीं है जब तक ये बंदा खुद सुबारू नारुकामी का अवतार ना हो। सुबारू ठंडे दिमाग और गजब स्पीड के साथ गॉब्लिन्स का कत्ल करता रहा, हर तरफ खून उड़ रहा था। तब एक सिस्टम नोटिफिकेशन आई जिसमें बताया गया कि 49th स्टेज क्लियर हो चुका है और फाइनल बॉस चैलेंज कंफर्म करने को पूछा गया। सुबारू की आंखें चमक उठीं, उसने चेहरे का पसीना पोंछा और बिल्कुल कैजुअली चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अचानक जमीन फट गई और एक बहुत बड़ा हाथ बाहर निकला, फ्लोर तोड़ता हुआ, बॉस के आने का ऐलान करता हुआ, और चट्टानें हर तरफ उड़ने लगी। सुपरवाइजर हुगा घबराकर चीखने लगा। सुबारू को रोकने की कोशिश करते हुए उसे बेवकूफ बोलता रहा और याद दिलाता रहा कि वो असली नारुकामी नहीं है जो ऐसा कुछ कर सके। उसने सख्त आवाज में वार्निंग दी कि अगर अपनी जान प्यारी है तो आगे मत बढ़ो। इसी बीच सुबारू पूरी तरह जमकर बैटलफील्ड के बीच खड़ा था, जहां हर तरफ गॉब्लिन्स भरे हुए थे और सामने उनका बहुत बड़ा लीडर खड़ा था। गॉब्लिन किंग अपनी भयानक ऑरा के साथ सामने आया, पिछले 49 स्टेजेस में हुए सैक्रिफाइसेस को महसूस करके गुस्से से जल रहा था। हुगा अपनी बेचैन चीखें जारी रखता है, सुबारू से मांग करता है कि देर होने से पहले सरेंडर कर दे और कहता है कि इस लेवल पर गॉब्लिन किंग से लड़ना सीधा पागलपन है। सुपरवाइजर के लिए ये पूरा सीन एक सुइसाइड मिशन था। वो जोर देकर बोलता है कि चाहे प्लेयर कितना भी स्किल्ड हो, वो अपने और मॉन्स्टर के बीच के भारी फिजिकल स्टैट्स के गैप को कभी पार नहीं कर सकता। सुबारू ये बात अच्छे से जानता था और उसे पता था कि उसके करंट स्टैट्स मॉन्स्टर के सख्त बॉडी को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे।
फिर भी सुबारू पीछे हटने से मना कर देता है और अचानक अपनी तलवार हाथ से छोड़ देता है, उसे जमीन पर गिरने देता है। हुगा पागल हो जाता है सुबारू को अपना अकेला वेपन छोड़ते देखकर और हैरानी से सोचता है कि क्या ये बंदा पूरी तरह से दिमाग खो चुका है। तब वो दरिंदा एक जबरदस्त अटैक के साथ झपटा, लेकिन सुबारू ने शुरू से ही अरीना में कुछ अजीब नोटिस कर लिया था और उसे अपना फायदा बनाने का फैसला कर चुका था। बॉस अचानक रुक जाता है जब उसे महसूस होता है कि एक सुई उसकी टांग में घुस चुकी है। सुबारू जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ दिखाई देता है, हाथ में तेज सुइयों का सेट पकड़े हुए, और तंज भरी मुस्कान के साथ मॉन्स्टर से पूछता है कि क्या वो हैरान है। सुबारू मॉन्स्टर को शर्त लगाने की पेशकश करता है कि पहले कौन गिरेगा, और धमकी देता है कि वो उसे छूने से पहले ही उससे छलनी बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसा बना देगा। नीली एनर्जी से भरी नजरों के साथ सुबारू अपनी धमकी पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। बिजली की स्पीड से सुइयां छूटती हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट निशाने के साथ मॉन्स्टर की आंखों और चेहरे को चीर देती हैं, जिससे गॉब्लिन किंग के गले से दर्द भरी चीख निकल पड़ती है। अंधा हो चुका मॉन्स्टर गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी बड़ी कुल्हाड़ी को बिना देखे जमीन पर हर तरफ पटकता है, जबकि सुबारू फुर्ती से उसके आसपास घूमता रहता है और हर वार से बच जाता है। सुबारू जमीन पर उतरकर खड़ा होता है और अपने दुश्मन को ध्यान से देखने लगता है। अपनी यादों में घूमते हुए उसे घूमने वाली ताकत और उसका थ्रोइंग पावर से रिश्ता याद आता है और मिस रैना की वो बात याद आती है जब वो उसके गलत थ्रो करने पर उसे डांट रही थी और सिखाया था कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ लिया जाए तो फाउंटेन पेन जैसी चीज भी जानलेवा हथियार बन सकती है। सुबारू ने उन लेसन्स को पूरी तरह अप्लाई किया और मॉन्स्टर के वाइटल पॉइंट्स पर बिल्कुल सही निशाने के साथ वार किया, जैसे सीधा बीच में टारगेट लग रहा हो। बड़ा सा मॉन्स्टर लड़खड़ा गया, उसकी गर्दन से खून तेज बहने लगा और उसका पूरा बदन सुइयों से भरा हुआ था। सुबारू पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा था और खुद को समझा रहा था कि पावर रोटेशनल फोर्स के साथ प्रोपोर्शनल होती है और एक्यूरेसी हिचकिचाहट के उल्टे प्रोपोर्शनल होती है। दिल ही दिल में उसने माना कि ये सारे मूव्स रिया ने उसे सिखाए थे और बिना उसकी ट्रेनिंग के वो खुद भी इतनी सफाई से ये सब नहीं कर पाता। हुगा हैरानी से ये सब देख रहा था और उसे समझ आ रहा था कि गॉब्लिन की लाशें और जहरीली सुइयां पिछले स्टेजेस इसलिए गायब नहीं हुए थे क्योंकि टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ था, और हुगा शॉक में आ गया क्योंकि सुबारू ने इस सिस्टम मैकेनिक का फायदा उठाया जिसे सुपरवाइजर नॉर्मली ऑब्वियस मान लेता था। उसे समझ आया कि सुबारू सिर्फ फेंसिंग पर डिपेंड करके गॉब्लिन्स को काट नहीं रहा था, बल्कि थ्रोइंग टेक्निक्स का यूज करके अरीना से उठाए हुए छुपे हुए वेपन से उनके वीक पॉइंट्स को निशाना बना रहा था। हुगा के चेहरे से पसीना बहने लगा जब उसने सुबारू को जीनियस कहा, फिर खुद को सुधारा और सोचा कि जीनियस शब्द भी काफी नहीं है जो उसने अभी देखा। जब गॉब्लिन किंग अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तब उसका बहुत बड़ा शरीर एक भारी आवाज के साथ गिर पड़ा, लड़ाई के खत्म होने का ऐलान करते हुए, और इसी बीच सुबारू बिल्कुल शांत तरीके से आगे बढ़ा और अपनी तलवार उठा ली। सुबारू गॉब्लिन किंग की बेजान लाश के सामने खड़ा हुआ और शांति से बोला कि उसके दिल में उसके लिए कोई दुश्मनी नहीं है और फिर उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। तब सिस्टम मैसेजेस आए जिन्होंने बॉस की हार और ट्यूटोरियल प्रोग्राम का 50th स्टेज पहली बार क्लियर होने का ऐलान किया। सुबारू ने अपने माथे से पसीना पोंछा और शिकायत की कि इतने हाई लेवल मॉन्स्टर को ट्रेनिंग स्टेज में डालना कितना जालिम है, चाहे ये सिर्फ ट्यूटोरियल प्रोग्राम ही क्यों न हो। अचानक और नोटिफिकेशंस आने लगे जिसमें उसका लेवल बढ़ने और क्रेडिट और अचीवमेंट पॉइंट्स मिलने का ऐलान था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्यूटोरियल शॉप ओपन हो गई जो सिर्फ इसी स्टेज में यूज हो सकती थी। सुबारू ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि उसके पास 2425 अचीवमेंट पॉइंट्स थे, इतनी बड़ी गिनती जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में भी कभी नहीं देखी थी। वो स्टोर ब्राउज करने लगा और देखा कि नॉर्मल टूल्स की प्राइस 5 से 200 पॉइंट्स के बीच थी, मतलब उसके पास बहुत ज्यादा पॉइंट्स बचे हुए थे। तब उसकी नजर अननोन डीमन स्वॉर्ड पर पड़ी। ये एक रेयर वेपन था जिसका दाम 1000 पॉइंट्स था, जो यूजर की हेल्थ और सॉइल को कंज्यूम करके कटिंग पावर बढ़ाता था और जो एक फेल्ड मैजिक ब्लैकस्मिथ ने बनाई थी। सुबारू को ये ऑफर काफी टेम्पटिंग लगा, लेकिन उसे याद आया कि उसकी लाइटनिंग स्किल भी हेल्थ कंज्यूम करती है, इसलिए ये स्वॉर्ड यूज करना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता था। फिर उसकी नजर होली स्वॉर्ड मिरांडा पर गई जिसका दाम 1400 पॉइंट्स था, जो फटीग कम करती है और लड़ाई का टाइम बढ़ा देती है। सोचते हुए कि उसे डेमोनिक स्वॉर्ड नहीं बल्कि सेफ्टी चाहिए, सुबारू गहरी उलझन में पड़ गया कि डेमोनिक स्वॉर्ड की डिस्ट्रक्टिव पावर चूज करे या होली स्वॉर्ड की सेफ्टी, क्योंकि उसे दोनों ही परफेक्ट चॉइस नहीं लग रही थी। वो अपने इनिशियल पॉइंट्स खर्च करने के लिए समझदारी भरा फैसला लेने की कोशिश में खड़ा रहा। जब उसने लिस्ट और नीचे स्क्रॉल की तो उसे पता चला कि और भी नीचे स्क्रॉल हो सकता है, और तब उसकी नजर एक F रैंक स्किल पर पड़ी जिसका नाम वेज ऑफ ग्रीड था, जिसका दाम 1400 पॉइंट्स था और जिसका इफेक्ट ये था कि यूजर के यूज किए गए स्किल्स और टूल्स के साइड इफेक्ट्स को दबाना। हैरानी के मारे सुबारू के चेहरे से पसीना बहने लगा, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी स्किल नहीं देखी थी जिसका ऐसा इफेक्ट हो। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये स्किल डेमोनिक स्वॉर्ड के नेगेटिव इफेक्ट्स को रोक सकती है और शायद उसकी अपनी लाइटनिंग स्किल के साइड इफेक्ट्स को भी। बिना एक पल सोचे उसने रिस्क लेने का फैसला किया और वेज ऑफ ग्रीड और अननोन डीमन स्वॉर्ड दोनों खरीद ली। अपने ज्यादातर पॉइंट्स खर्च करके उसने डेमोनिक स्वॉर्ड समन की और टेस्ट की और पाया कि स्किल और वेपन के बीच की सिनर्जी बिल्कुल परफेक्ट है जैसे उसने सोचा था, और उसे सिर्फ एक स्किल पर डिपेंड करने से काफी बेहतर लगा। सुपरवाइजर हुगा ने बीच में टोककर उसकी चॉइस और आइटम कंपैटिबिलिटी की तारीफ की, लेकिन साथ ही ये भी बोला कि सुपरवाइजर होने के नाते वो इस चॉइस को समझ नहीं पा रहा। हुगा ने क्यूरियोसिटी से पूछा कि उसने वो खास स्किल क्यों चुनी, क्योंकि उसके हिसाब से वो बेकार और इनइफेक्टिव थी। सुबारू ने बोर होते हुए सांस भरी और पूछा कि क्या वो हर छोटी डिटेल एक्सप्लेन करे।
सुबारू के टोन से हुगा गुस्सा हो गया तो सुबारू कांप गया, डर का नाटक करते हुए माफी मांगी और बोला कि फॉर्मल तरीके से बात करना मुश्किल होता है। हुगा थोड़ा शांत हो गया और सोचा कि एग्जाम के बाद थकान की वजह से सुबारू ऐसा बिहेव कर रहा है और बोला कि इस बार वो बात जाने देगा। सुबारू ने उस बूढ़े सुपरवाइजर को देखा और अपनी यादें याद करते हुए समझा कि पास्ट का वो नाक बहने वाला बच्चा आज एग्जाम का सुपरवाइजर बन चुका है। उसी वक्त उसे याद आया कि एक टाइम पर हुगा नाम का एक लड़का शिली के पास आया था, बोलता हुआ कि वो सुबारू का फैन है और उससे ऑटोग्राफ मांगा था। सुबारू ने माफी मांगी कि उसके पास कोई सिग्नेचर नहीं है, तो उस लड़के ने सिर्फ अपना नाम लिखने को कहा जो सुबारू ने लिख दिया। हुगा ने उस मौके का फायदा उठाकर अपने टाइम के मुकाबले आज की जनरेशन के मॉरल्स पर लेक्चर शुरू कर दिया, यूथ को एरोगेंट बताते हुए, जबकि सुबारू सोच रहा था कि टाइम बदल चुका है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सर पर बचे हुए बालों की गिनती भी बदल चुकी है। सुपरवाइजर के दिमाग का फ्यूज उड़ गया। हुगा गुस्से से पागल हो गया जब सुबारू बिना पिछला सवाल का जवाब दिए चला गया, एग्जाम कॉन्फिडेंशियलिटी का बहाना बनाकर। सुपरवाइजर उस पर इल्जाम लगाता रहा कि वो इंटरनेट से ऊपर ऊपर की जानकारी लेकर आया है। हुगा उसके पीछे चीखता रहा, धमकी देता हुआ कि वो खुद उसे तमीज सिखाएगा। फिर उसने सिचुएशन संभालने की कोशिश की और सुबारू को चिवलरी गिल्ड ज्वाइन करने का ऑफर दिया, लेकिन सुबारू ने हाथ हिलाते हुए तुरंत और सीधा मना कर दिया। हुगा इस बात से हक्का बक्का रह गया कि एक सुपरवाइजर के रिक्रूट करने की कोशिश को किसी ने इतनी सीधी तरह रिजेक्ट कर दिया, और उसके सामने एक सिस्टम विंडो आ गई जिसमें पूछा गया कि क्या वो सेकंड फ्लोर पर जाना चाहता है। सुपरवाइजर हुगा ने सुबारू को पकड़ने की कोशिश की, उसे रुकने के लिए चीखता रहा, लेकिन सुबारू ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और गायब हो गया, बूढ़े को कंफ्यूजन में छोड़कर। हुगा अकेला खड़ा रह गया और उस लड़के के बिहेवियर पर अपनी गहरी निराशा जताता रहा। इसी बीच सुबारू सेकंड फ्लोर पर पहुंच चुका था और उसके पैर सिटी ऑफ बिगिनिंग्स की जमीन पर पड़े। शहर जिंदगी और हलचल से भरा हुआ था, जहां वेंडर्स की आवाजें गूंज रही थीं, रून टेरा के डीप सी रैग्स और स्पेशल सूखा हुआ मीट जैसे अजीब सामान बेचते हुए। सुबारू भीड़ के बीच चलता हुआ अलग अलग चीजों को नोटिस करता है, मरमर सिल्क से लेकर अर्थ लेदर जैकेट्स तक। इस जगह पर सच में वापस आने का एहसास होते ही उसे अंदर से समझ आ गया कि उसने एक ऐसा रेयर मौका हासिल किया है जो आमतौर पर किसी को नहीं मिलता, एक दूसरा चांस। और क्योंकि वो पहले भी ये सब देख चुका था, उसने डिसाइड किया कि इस बार चीजों को और बेहतर तरीके से हैंडल करेगा। उसे अपने पुराने साथी याद आए जो आग के पास बैठकर बातें किया करते थे, और उसने खुद से कसम खाई कि उन सब का बदला लेगा, और उस भयानक अंजाम का भी जो उन सबको एक साथ ले डूबा था। सुबारू ट्रेनिंग बिल्डिंग की तरफ बढ़ा और अपनी नई स्किल्स और इक्विपमेंट टेस्ट करने के लिए एक प्राइवेट रूम मांगा। वहां का बूढ़ा एम्प्लॉय बोटोन में पूछता है कि वो कौन से फ्लोर से आया है। सुबारू ने छोटा सा जवाब दिया कि वो अभी ऊपर चढ़कर आया है। ट्रेनिंग बिल्डिंग ऐसी जगह है जहां लोग रोज आते जाते रहते हैं। एम्प्लॉय ने हाथ से कॉरिडोर की तरफ इशारा करके रूम नंबर 1 सजेस्ट किया, जिसमें एक भूसा वाला डमी होता है, और बोला कि ये उसके लेवल के लिए सबसे सही है। लेकिन सुबारू ने रूम नंबर 5 मांगकर उसे हैरानी में डाल दिया, जिससे एम्प्लॉय ने उसे बहुत शौक नजरों से देखा। एम्प्लॉय ने ईमानदारी से वार्निंग दी कि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करना है और उसे पहले रूम पर ही रहने की सलाह दी। लेकिन सुबारू ने उसकी चिंता के लिए शुक्रिया कहा और 30 मिनट के लिए 5th रूम बुक करने पर जिद की। सुबारू ने 50 क्रेडिट्स दिए और कॉरिडोर में आगे बढ़ गया, जबकि एम्प्लॉय पीछे से चीख कर बोलता रहा कि अगर बीच में छोड़ कर गया तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे, और उसे वान्नाबी हीरो कहकर ताना मारता रहा। रूम सिस्टम में जैसे जैसे रूम नंबर बढ़ता था, डिफिकल्टी भी बढ़ती जाती थी। जहां पहला रूम ट्रेनिंग डमीज का था और तीसरे रूम में बड़े बड़े पत्थर होते थे, इसलिए एक बिगिनर को मुश्किल रूम्स की तरफ जाते देखकर लोगों का तंज भरी नजर से देखना बिल्कुल नॉर्मल था। सुबारू ने लोहे का दरवाजा अपने पीछे बंद किया और अंधेरे में शुरू करने के लिए तैयार हो गया। उसने अननोन डीमन स्वॉर्ड निकाली जो लाल रोशनी छोड़ रही थी, और सिस्टम ने तुरंत यूजर को पहचान लिया। अचानक तलवार से भरी लाल एनर्जी फूट पड़ी और सुबारू की हेल्थ और मैजिक को कंज्यूम करना शुरू कर दिया, ताकि उसकी फिजिकल ताकत को कुछ वक्त के लिए जबरदस्ती बढ़ाया जा सके। लेवल 1 की वेज ऑफ ग्रीड स्किल तुरंत एक्टिवेट हुई, ताकि तलवार के भयानक रिकॉइल को रोका जा सके और थोड़ी सी हेल्थ वापस लाए, लेकिन ये रेजिस्टेंस पूरी तरह इफेक्ट को ब्लॉक नहीं कर पाई और सुबारू को हल्का सा थकान महसूस हुई। उसे समझ आ गया कि स्किल का पहला लेवल इसको झेलने के लिए काफी कमजोर है, और तलवार उसकी जिंदगी को लालच से पीती रही, और जैसे जैसे दर्द बढ़ता गया वैसे वैसे उसकी कॉम्बैट एबिलिटीज हेल्थ के लॉस के साथ डबल होती गई। सुबारू ने दांत भींचे और समझा कि ये इस वक्त उसकी मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन ये सब उसकी उम्मीद के अंदर ही था, और बिना एक पल सोचे उसने तुरंत वेज ऑफ ग्रीड स्किल को अपग्रेड करने के लिए 10,000 क्रेडिट्स खर्च कर दिए। स्किल लेवल 2 पर अपग्रेड हो गई और अगला लेवल 20,000 क्रेडिट्स मांगता था। अपग्रेड हुई स्किल ने तलवार के रिकॉइल को कुछ हद तक रोक लिया, पहले से ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिया, और भले ही तलवार अभी भी उसकी हेल्थ कंज्यूम कर रही थी, लेकिन मिलने वाली ताकत इतनी भयानक हो चुकी थी कि सुबारू ने अपने एक्सपेरिमेंट की सफलता का ऐलान कर दिया। सुबारू उछलकर ऊपर कूद गया, चमकती हुई तलवार उठाते हुए, और बोला कि अब इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर टेस्ट करने का टाइम आ चुका है। बाहर एम्प्लॉय नींद से लड़ रहा था, और अपने शांत ऑफिस में बॉर्डम और नींद से लड़ते हुए अचानक रूम नंबर 5 का दरवाजा खुला और सुबारू बाहर निकला, जिससे एम्प्लॉय वहीं का वहीं कांप गया। डर के मारे सोचने लगा कि क्या वो अभी भी सपना देख रहा है, या जो देख रहा है वो सिर्फ हैलुसिनेशन है।
बूढ़ा एम्प्लॉय रूम नंबर 5 के सामने खड़ा हो गया, चेहरे पर कंफ्यूजन के साथ खुद से बोलता हुआ कि वो बंदा सिर्फ 10 मिनट ही अंदर था। उसने नॉक किया और आवाज लगाई, ड्रीम बॉय, ताकि चेक कर सके। फिर धीरे से दरवाजा खोला और जो देखा उससे ऐसा शॉक लगा कि आवाज ही निकलना बंद हो गई और आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा रूम तबाह हो चुका था, दीवारों में दरारें थीं और जो बड़ा पत्थर ट्रेनिंग के लिए रखा था वो भी इतनी भयानक प्रिसीजन के साथ 2 टुकड़ों में कटा हुआ था, जिससे वो हैरानी में सोचने लगा कि आखिर यहां हुआ क्या। दूसरी तरफ सुबारू अपने होटल रूम में उठता है, जम्हाई लेता हुआ। सोचता है कि वो कितनी देर सोया होगा, क्योंकि बॉडी में अभी भी थोड़ी अकड़ सी लग रही थी। वो होटल लॉबी में बैठकर कॉफी पीते हुए कर्स्ड स्वॉर्ड के साथ किए गए अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचता है। उसे समझ आता है कि अगर ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड होती तो नतीजे बहुत खतरनाक होते, लेकिन फिजिकल बर्डन काफी कम हो चुका था और वो तलवार की पावर निकालने में कामयाब रहा। वो अपना स्टेटस विंडो देखता है जिसमें उसका लेवल 10 और नॉर्मल सी फिजिकल स्टैट्स दिख रही होती हैं, और मानता है कि नॉर्मली वो इस मैजिक स्वॉर्ड को उठा भी नहीं पाता, यूज करना तो दूर की बात थी। सुबारू को ट्रेनिंग का वो पल याद आता है, और ये भी कि वेज ऑफ ग्रीड स्किल और स्वॉर्ड के बीच की सिनर्जी बिल्कुल परफेक्ट थी, मतलब उसकी स्ट्रैटेजी कामयाब रही। कॉन्फिडेंस वाली मुस्कान के साथ वो सोचता है कि अगर इस मिक्स में लाइटनिंग एलिमेंट भी जोड़ दिया जाए तो और भी जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन फिर कड़वी सच्चाई से टकरा जाता है जब वो अपना बचा हुआ बैलेंस देखता है, जो 50 से ज्यादा नहीं था, जबकि स्किल अपग्रेड करने के लिए 20,000 क्रेडिट्स चाहिए थे, और उदासी से सोचता है कि क्या ये बॉडी पूरी जिंदगी ही इतनी गरीब रही है। सुबारू दुखी होते हुए सांस भरता है, सोचता है कि उसकी हालत यहां तक गिर गई है कि अब बैलेंस मैनेजमेंट की टेंशन लेने लगी है। फिर खुद को ये कहकर तसल्ली देता है कि मौत के बाद दोबारा जिंदा होना इस सब को जस्टिफाई करता है। तभी अचानक एक तेज आवाज सबको ग्रीट करते हुए उसकी सोच तोड़ देती है। वो पलट कर देखता है तो एक लड़का जिसके सर पर बिल्ली जैसे कान लगे होते हैं, लाइव स्ट्रीम शूट कर रहा होता है। सेकंड फ्लोर की अपनी एक्सपेडिशन और न्यूबी के दिनों की यादों के बारे में फुल एक्साइटमेंट से बोल रहा होता है। स्ट्रीम स्क्रीन पर 1000 क्रेडिट्स का डोनेशन नोटिफिकेशन आता है, जिससे उसकी एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। स्ट्रीमर खुशी मना ही रहा होता है कि कॉफी अपने ऊपर गिरा लेता है, लेकिन कैमरा के सामने ओवर एक्टिंग वाली काइंडनेस दिखाता है और डोनेट करने वाले को थैंक यू बोलता है। सुबारू ये सब देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या ये बंदा थोड़ा सा पागल है। वो अपना टैबलेट खोलकर लाइव स्ट्रीमिंग एरा के बारे में पढ़ता है और समझता है कि हर 3 में से 1 प्लेयर पॉइंट्स कमाने के लिए ये काम शुरू कर चुका है। तब सुबारू को रियलाइज होता है कि जो उसने अभी देखा वो डोनेशन के लिए लाइव स्ट्रीम था, और अचानक उसे अपना नाम पुकारने वाली एक पहचानी आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है तो एक शानदार कपड़ों में सजा हुआ एक बंदा उससे पूछता है कि क्या वो भी ऊपर चढ़कर आया है। वो बंदा पास आता है, बोलता है कि इतना कोइंसिडेंस अजीब है, और फिर उससे पूछता है कि वो कहाँ रहता है। उसी पल सुबारू के बॉडी में एक अजीब सी रिएक्शन होती है, जो उसे गुस्सा नहीं लगती बल्कि एक इंस्टिंक्टिव रिएक्शन जैसी होती है, जैसे हल्की सी थ्रिल, जिससे वो अंदाजा लगाता है कि इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर का इस बंदे के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था। वो बंदा ऊपर से देखते हुए टोन में वार्निंग देता है कि जब वो बात करे तो उसे इग्नोर न करे, क्योंकि उसे लग रहा है जैसे वो खुद से ही बात कर रहा हो। सुबारू उससे घूरते हुए कंफर्म करता है कि जो फीलिंग उसके अंदर उठ रही है वो सिर्फ डिस्कंफर्ट नहीं बल्कि कुछ और गहरा है, जो यादों के साथ खुलने लगता है, और थोड़े टेंस टोन में जवाब देता है कि वो अभी अभी ऊपर चढ़ा है। उस बंदे का नाम आइजैक होता है, जो तंज भरी मुस्कान के साथ बोलता है कि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि सुबारू जैसा कमजोर बंदा ट्यूटोरियल पास कर लेगा, जबकि आइजैक को लगा था कि सुबारू किसी गॉब्लिन के हाथों मर जाएगा। ओरिजिनल सुबारू होसोई की यादें बाढ़ की तरह वापस आ जाती हैं। सुबारू को अब वो सीन बिल्कुल साफ याद आ जाता है, जहां वो कांपता हुआ डरा हुआ आइजैक के सामने खड़ा था और आइजैक ठंडे टोन में उससे उसके बिहेवियर का रीजन पूछ रहा था। यादों में आइजैक उसे बुरी तरह डांट रहा होता है, कहता है कि सीधा चेहरा बनाकर उसे शांत करने की कोशिश मत करो। दर्द भरी यादें आगे बढ़ती रहती हैं, जहां आइजैक ओरिजिनल सुबारू का इंसल्ट कर रहा होता है। बोलता है कि उसका नाम सुनकर ही उसे इरिटेशन होती है और वो इतना निकम्मा है कि सीधी सी इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो नहीं कर सकता, और उस पर इल्जाम लगा रहा होता है कि अपने आप को अनाथ दिखाकर और खाली दिमाग होने का शो ऑफ कर रहा है। यादों में सुबारू रोता हुआ दिखाई देता है और अपनी बात जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि जो क्रेडिट उसने दिया था वो काफी नहीं था, लेकिन आइजैक ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे एक जबरदस्त घूंसा मारा, जो उसे जमीन पर गिरा देता है। साथ ही ऑर्डर देता है कि उसे जवाब न दे और उसे कचरा बोलता है। आइजैक तंज भरे अंदाज में बोलता है कि जिस बॉक्स में वो छुपा रहता है अब वही उसका घर है। वो गंदी सी मुस्कान के साथ सुबारू को धमकी देता है और वार्निंग देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए बॉक्स से बाहर ना निकले, और इशारा करता है कि अगर ऑर्डर तोड़ा तो बहुत बुरा अंजाम होगा। सुबारू को वो पल कड़वेपन के साथ याद आते हैं और वो सोचता है कि कौन सा बेवकूफ ऐसा होता है जो मार और बेइज्जती चुपचाप झेल लेता है। अब उसे समझ आता है कि ओरिजिनल बॉडी का ओनर कचरे के कंटेनर में क्यों छुप कर रहता था। तब आइजैक फिर से अपनी बड़ाई शुरू करता है, बताता है कि कैसे उसने 20 स्टेजेस क्लियर करके अपने बाप का रिकॉर्ड तोड़ दिया और कैसे सुपरवाइजर हयूगा उसकी तारीफ करता है। वो ये भी शो ऑफ करता है कि उसे रिवॉर्ड में एक बी रैंक स्किल मिली है और दावा करता है कि ट्यूटोरियल में ये सबसे ऊपर का रैंक होता है, फिर बदतमीजी से कॉफी मांगता है। सुबारू ठंडे टोन में जवाब देता है कि वो जा रहा है और आइजैक की बकवास को इग्नोर कर देता है। आइजैक हुक्म चलाने वाले अंदाज में उसे रोकता है और कहता है कि वापस आते वक्त सस्ती कॉफी ले आना। सुबारू बोर होकर सांस भरता है, जो आइजैक को गुस्सा दिला देता है,
क्योंकि उसे अपने हमेशा मानने वाले फॉलोवर के बिहेवियर में बदलाव दिख जाता है। आइजैक डरावने चेहरे के साथ पूछता है कि आजकल उसे क्या हो गया है और वो घूर क्यों रहा है, और तंज करता है कि कहीं उसकी सोल बदल तो नहीं गई। सुबारू बिल्कुल ठंडे और पक्के अंदाज में बोलता है कि उसके पास क्रेडिट नहीं है और आइजैक को बोलता है कि अपनी कॉफी खुद खरीद ले, फिर जाने लगता है। आइजैक नीचे और धमकी भरी आवाज में उसे बैठने का ऑर्डर देता है, लेकिन सुबारू मना कर देता है। दिल ही दिल में माफी मांगता है कि अभी ओरिजिनल बॉडी के ओनर का बदला लेने का टाइम नहीं है, पर आइजैक को सीरियस वार्निंग देता है कि उसके रास्ते में ना आए। अचानक आइजैक सुबारू का हाथ जोर से पकड़ लेता है, उसे धमकी देता है और भागने वाले कचरे के अंजाम याद दिलाता है। सुबारू तीखी नजर से देखकर उसे बोलता है कि अपने भले के लिए उसका हाथ छोड़ दे। आइजैक और जोर से पकड़ता है और उसे घमंड न दिखाने की वार्निंग देता है। उसका नाम सुबारू गंदी टोन में लेता है। सुबारू को समझ आ जाता है कि भीड़ भरी जगह पर हंगामा करना उसके फायदे में नहीं होगा। तब अचानक आइजैक जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि वो तो बस पुराने दिनों की तरह सुबारू को डरा रहा था, मजाक कर रहा था। वो सुबारू का हाथ छोड़ देता है और कहता है कि वो अभी भी वही डरा हुआ छोटा सा फ्राई है। आइजैक मजाक उड़ाता रहता है और अंदाजा लगाता है कि सुबारू ने ट्यूटोरियल बड़ी मुश्किल से पास की होगी। सुबारू चुपचाप उसे देखता रहता है और महसूस करता है कि उसकी बॉडी अभी भी डर के इंस्टिंक्ट पर रिएक्ट कर रही है। आइजैक पास आता है और गंदी नजर से पूछता है कि क्या वो उससे लड़ने का सोच रहा है। फिर अपने बाप के इन्फ्लुएंस का जिक्र करता है और बोलता है कि वो उसे चुपचाप गायब भी करवा सकता है। आइजैक घमंडी हंसी के साथ वहां से चला जाता है और अपने माई फ्रेंड को संभल कर रहने की सलाह देता है। सुबारू गुस्से से उबलता हुआ वहीं खड़ा रहता है और माई फ्रेंड शब्द को तंज और कड़वाहट के साथ दोहराता है। सीन बदलकर टावर के ग्रोथ सिस्टम को समझाता है, जिसमें दो मेन तरीके बताए जाते हैं। पहला तरीका वर्चुअल स्पेस में टावर ट्रायल्स क्लियर करना होता है, जहां प्लेयर्स रिलेटिवली सेफ रहकर पावर और रिवॉर्ड्स हासिल करते हैं और हारने पर सिर्फ क्रेडिट और प्रोग्रेस का लॉस होता है, असली मौत का खतरा नहीं होता। दूसरा तरीका रियल वर्ल्ड में हंटिंग का होता है, जहां प्लेयर्स सेफ जोन्स के बाहर या डंजन्स में मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं। हंटिंग से ग्रोथ काफी तेज होती है, लेकिन रिस्क बिल्कुल असली और जानलेवा होता है। हंटिंग ग्राउंड्स में मौत का मतलब होती है असली और फाइनल डेथ, जहां मॉन्स्टर्स बिना रहम के प्लेयर्स को खा जाते हैं। इसी वजह से ज्यादातर प्लेयर्स अपनी जान के डर से हंटिंग से दूर रहते हैं और वर्चुअल सेफ्टी को चूज करते हैं। इसी बीच अंधेरा और डरावना ऑक नेस्ट का एंट्रेंस दिखाया जाता है। चाहे रियल वर्ल्ड हंटिंग ग्रोथ के लिए फास्ट हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। सुबारू एक बड़े मॉन्स्टर की लाश के सामने थका हुआ बैठा होता है और समझ जाता है कि सेफ्टी का मतलब स्लो प्रोग्रेस है और डेंजर का मतलब स्पीड। वो मरे हुए मॉन्स्टर को थकी हुई मुस्कान के साथ देखकर इस कड़वी सच्चाई को खुद के लिए कंफर्म करता है। फिर वो अपना टैबलेट निकालकर न्यूज चेक करता है और शॉक हो जाता है जब वो किसी को अपनी नकल करते हुए लाइव स्ट्रीम में देखता है। वो नकली बंदा उस जैसा मास्क पहने होता है और 80,000 से ज्यादा फॉलोअर्स को ग्रीट करता हुआ थर्ड फ्लोर चैलेंज का ऐलान कर रहा होता है। सुबारू को अपने नाम और मास्क का फायदा उठाने वाले इतने सारे कॉपीकैट्स देखकर घिन महसूस होती है। अचानक स्ट्रीम पर एक नया मिशन आता है जिसका टाइटल होता है नारुकामी सुबारू एक बेवकूफ है और उसका रिवॉर्ड होता है 20,000 क्रेडिट्स। वो नकली बंदा खुशी और शुक्रिया के साथ तुरंत मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद और भी बेकार पर पैसे वाला मिशंस आते हैं, जैसे लोनली वॉलेट और आइडल ऑफ बॉल्डनेस, जिनमें बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा होता है, जिसे देखकर सुबारू स्क्रीन को घूरते हुए हैरान रह जाता है। वो इम्पोस्टर अपने सपोर्टर्स को फुल एक्साइटमेंट के साथ थैंक यू बोलता है और प्रॉमिस करता है कि उनकी हर डिमांड पूरी करेगा। सुबारू कड़वाहट के साथ कंपेयर करता है कि कैसे वो नकली बंदा बस स्ट्रीमिंग करके आराम से पैसा कमा रहा है और यहाँ वो खुद अपनी जान रिस्क में डालकर मॉन्स्टर्स मार रहा है। सुबारू अपना बेकार सा बैलेंस देखता है जो 50 क्रेडिट से ज्यादा नहीं था और उस क्लाउन जैसे बंदे के ह्यूज प्रॉफिट को देखकर अफसोस करता है। वो उदास सा साइन लेता है और डिसाइड करता है कि वापस काम पर लगना पड़ेगा, क्योंकि लड़ने के अलावा उसके पास कोई चॉइस नहीं है। वो अपनी खून से भरी तलवार निकालता है और नए मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। गुस्से में भरे हुए ऑक्स का एक नया ग्रुप सामने आता है और सुबारू सीधा उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। अचानक एरिया बॉस ऑक जनरल अपनी भयानक ऑर्डर के साथ सामने आ जाता है। सुबारू बॉस और उसके गार्ड्स के सामने जमकर खड़ा हो जाता है। उनका मजाक उड़ाता है कि इस बार उनके पास जहरीली सुई नहीं है और कहता है कि आज उसके पास उनके लिए और भी बेहतर चीज है। सुबारू वेज ऑफ ग्रीड स्किल यूज करता है, अपनी हेल्थ एब्जॉर्ब करके पावर बढ़ाता है और पागल सी मुस्कान के साथ बोलता है कि वो बिजी है और उसके पास टाइम नहीं है। वो ऊपर जंप करता है और एक ऑर्क के सर को पैर से कुचल देता है, जिससे उसकी थोड़ी हेल्थ और मेंटल एनर्जी वापस आ जाती है। फिर वो अजीब सी स्पीड से आगे बढ़ता है, दुश्मनों की लाइन काटता हुआ निकल जाता है, ऑर्क जनरल के ऊपर से जंप करता है और फिनिशिंग ब्लो के लिए रेडी होता है और एक ही तलवार के वार में बॉस को खत्म कर देता है। तुरंत डंजन क्लियर होने का नोटिफिकेशन आता है जब सुबारू लाशों के बीच जीत के साथ खड़ा होता है। बाद में वो अपना पुराना मास्क निकालता है और उसे गौर से देखता है और डिसाइड करता है कि उसे मजबूरन दोबारा पहनना पड़ेगा। वो मिरर के सामने खड़ा होता है मास्क पहने हुए। स्ट्रीमर्स पैसा कैसे कमाते हैं ये अच्छे से समझने के बाद वो डिसाइड करता है कि अगर ये सब करेगा तो अपने तरीके से और पूरी ताकत के साथ करेगा। कॉन्फिडेंट टोन में बोलता है कि वही असली ओरिजिनल है। फिर वो एक लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करता है जिसका टाइटल होता है नारुकामी सुबारू, और ये चीज सुतिन एंटरटेनमेंट कंपनी के हेडक्वार्टर्स में हंगामा मचा देती है।
वहां एक फीमेल एम्प्लॉय गुस्से के साथ स्ट्रीम देख रही होती है, लेकिन अचानक शॉक में चीख पड़ती है। उसकी कलीग भाग कर आती है और पूछती है क्या हुआ, जबकि वो हैरानी से स्क्रीन की तरफ उंगली दिखा रही होती है। वो एम्प्लॉय चीख रही होती है, गालियां दे रही होती है और भरोसा नहीं कर पा रही होती कि किसी ने एक ऐसा लगभग इम्पॉसिबल मिशन कंप्लीट कर दिया है जो सिर्फ 5 लोग ही कर पाए थे। उसकी कलीग उसे शांत करने की कोशिश करता है और सेल्फ सेंसरशिप सिस्टम याद दिलाता है जो गंदी लैंग्वेज पर फाइन लगाता है और पूछता है कि ये बंदा कौन है। वो अभी भी शॉक में होते हुए जवाब देती है कि नाम सुबोबी की है, जिससे उसका कलीग सोचने लगता है कि क्या ये भी कोई और इम्पोस्टर है या कोई नया मिक्स। तब वो एम्प्लॉय बताती है कि क्योंकि असली सुबारू गायब है, इसलिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है वही ओरिजिनल के सबसे करीब होता है। ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के ऑफिस में एम्प्लॉय हत्सुका थकी हुई आवाज में बड़बड़ा रही होती है कि कितने सारे लोग सुबारू नारुकामी बनकर घूम रहे हैं। उसका कलीग सोचता है कि क्या लाइव स्ट्रीमिंग का फील्ड सच में मर चुका है। हत्सुका जवाब देती है और उसे याद दिलाती है कि ये फील्ड ही उनकी रोजी रोटी है और कहती है कि टावर में जान रिस्क करने वाले प्लेयर्स को भी ये सब बोरिंग लगता है। उसका कलीग नापसंदगी के साथ पूछता है कि फिर उसने टावर चढ़ना क्यों छोड़ दिया और ऐसी जॉब क्यों पकड़ ली। हत्सुका फोन देखते हुए सीधा जवाब देती है कि वजह बोर्डम थी। फिर वो इमोशनल हो जाती है और उसे डांटते हुए याद दिलाती है कि उसने खुद भी छोड़ दिया था और अगर उसके पास टाइम होता तो वो इस बकवास के बजाय असली टैलेंट ढूंढती। उस पर उसका कलीग शांति से मानता है कि उसने स्किल की कमी की वजह से गिव अप किया था। हत्सुका सिचुएशन पर कमेंट करती रहती है और कहती है कि उसका कलीग सिर्फ सुबारू नारुकामी से मिलने के लिए टावर चढ़ना शुरू किया था, इसलिए आइडल के गायब होने के बाद उसका जोश खत्म हो जाना नेचुरल है। अचानक वो शॉक में चीख पड़ती है और स्क्रीन की तरफ इशारा करती है। उसका कलीग घबरा कर भाग कर आता है और पूछता है कि क्या उसे कोई और अजीब बंदा मिल गया। वो एक नए लाइव स्ट्रीम की तरफ इशारा करती है जिसमें कोई सुबारू जैसे कपड़े पहने होता है। उसका कलीग इसे भयानक बोलता है। फिर वो गुस्से में चीखता है और कहता है कि वो सेकंड फ्लोर के जीरो व्यू स्ट्रीम को क्यों देख रही है और इसे अपने टैलेंट स्काउट काम का इंसल्ट मानता है। लेकिन हत्सुका स्क्रीन को हैरानी से घूरे जा रही थी, धीरे से बोल रही थी कि जब भी वो उस मास्क को पहने हुए किसी को देखती है तो उसके अंदर अपने आप होप जग जाती है। अचानक हत्सुका ने स्ट्रीम पर 1000 क्रेडिट्स डोनेट कर दिए, जिससे उसका कलीग घुटनों पर गिर गया और माफी मांगने लगा। उधर सुबारू सेकंड फ्लोर के स्टार्टर डंजन में चल रहा था और बोल रहा था कि ये जगह जितनी मुश्किल नहीं है उतनी ज्यादा टेंस है। उसे अजीब सा प्रेशर महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जबकि वो बिल्कुल अकेला था। सुबारू ने कुछ व्यूअर कमेंट्स नोटिस किए, जिसमें एक ने फ्लोर के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि ये उसका पहला चैलेंज है। एक और व्यूअर जिसका नाम लव मनी था, उसने बिगनर्स के लिए स्ट्रीमिंग के डेंजर के बारे में वार्म किया और बोला कि रास्तों की नॉलेज नहीं होती, जबकि सुबारू संभल संभल कर आगे बढ़ रहा था। अचानक एक आंख वाली बैट सामने आई और उस पर झपट पड़ी। सुबारू ने तुरंत काउंटर किया और एक ही वार में उस बैट को खत्म कर दिया। मॉन्स्टर डिफीट का नोटिफिकेशन आया और एक अचीवमेंट पॉइंट मिला। सुबारू ने ठंडे टोन में व्यूअर्स से पूछा कि कोई प्रॉब्लम है क्या। वो अंधेरे डंजन में आगे बढ़ता रहा और कमेंट्स बढ़ने लगे। व्यूअर वाइट ने सुबारू के क्विक रिएक्शन की तारीफ की, जबकि लव मनी ने उसे लालच न करने और टीम का वेट करने की सलाह दी। लेकिन सुबारू बिना ज्यादा रिएक्शन दिए कमेंट्स पढ़ता रहा। सुबारू ने लव मनी को एडवाइस के लिए थैंक यू बोला, पर शांत तरीके से मना कर दिया, कहते हुए कि वो पॉसिबल नहीं है। सुबारू ने कॉन्फिडेंस के साथ अनाउंस किया कि उसे अकेला ही चैलेंज करना पसंद है, जिस पर व्यूअर्स ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उसकी पक्की बर्बादी प्रेडिक्ट करने लगे। सुबारू ने उनके तानों को इग्नोर किया, जो उस पर नारुकामी सुबारू के नाम पर व्यूज लेने का इल्जाम लगा रहे थे, और उसने अपनी नजर सामने आए नए मॉन्स्टर पर जमा दी। जमीन के अंदर से मड निम्फ मॉन्स्टर झपट कर निकला, लेकिन सुबारू ने स्किल के साथ डॉस किया और अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड से जानलेवा वार कर दिया। सुबारू ने डिसाइड किया कि वो अपनी लिमिट्स टेस्ट करेगा और देखेगा कि वो कितना आगे जा सकता है। मॉन्स्टर डिफीट का नोटिफिकेशन आया और 2 पॉइंट्स मिले, जबकि व्यूअर्स हैरानी से पूछने लगे कि ये सब अभी क्या हुआ। अचानक पूरी जगह मॉन्स्टर की चीखों से भर गई और बैट्स और मड निम्फ्स का एक ग्रुप निकल आया। सुबारू तूफान की तरह टूट पड़ा, अपनी लाल चमकती तलवार से लेफ्ट राइट मॉन्स्टर्स काटता चला गया। व्यूअर्स उसकी स्पीड और पावर देखकर स्टन थे और समझ नहीं पा रहे थे कि उनके सामने क्या हो रहा है। लगातार नोटिफिकेशंस आने लगे मॉन्स्टर्स डिफीट होने के और पॉइंट्स मिलने के, जबकि सुबारू तलवार पकड़कर खड़ा था, सबको ये प्रूव करते हुए कि वो सिर्फ कॉपीकैट नहीं है, बल्कि एक खतरनाक ताकत है। घने अंधेरे केव के बीच सुबारू अपने फॉलोअर्स को समझाना शुरू करता है कि सिर्फ आवाजों पर फोकस करके दुश्मन कहां हैं और कितने हैं ये कैसे पता लगाया जा सकता है। कमेंट्स फिर से मजाक से भर गए, उसे झूठा कहने लगे और बोलने लगे कि वो बिगनर होके भी ज्ञान बांट रहा है। सुबारू ने अपना मास्क छुआ और सोचा कि अगर इन लोगों को उसकी सच्चाई पता होती तो वो समझ जाते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जब कमेंट्स उस पर नारुकामी सुबारू बनने का नाटक करने और उसकी पॉपुलैरिटी पर चढ़ने का इल्जाम लगाते रहे, सुबारू पूरी लगन के साथ आगे बढ़ता रहा, खुद से कहता हुआ कि अभी तक जो पॉइंट्स मिले हैं वो काफी नहीं है और यहां से जाने से पहले वो जितने हो सके उतने अचीवमेंट पॉइंट्स जमा करना चाहता है। व्यूअर्स उसकी प्रोग्रेस को तानों के साथ देख रहे थे, जहां एक ने मजाक में लिखा कि असली मर्द बिना बोले आगे बढ़ता है, और कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या वो इस डेंजरस जगह में आने से पहले कोई रिसर्च करके आया भी है या नहीं।
अचानक सुबारू रुक जाता है और ऊपर की तरफ देखता है और एक भयानक सरप्राइज सामने आता है। केव की छत पूरी तरह एक आंख वाली बैट्स के बड़े झुंड से भरी हुई थी। सारे मॉन्स्टर्स ने एक साथ अपनी लाल चमकती आंखें खोल दी, जिससे व्यूअर्स में हंगामा मच गया और सबको उसकी पक्की मौत दिखने लगी, जैसे रिट्राई पक्का हो। उसी वक्त एक नया मिशन नोटिफिकेशन आता है व्यूअर माई ओनली स्ट्रीम की तरफ से, जो सिर्फ 100 क्रेडिट्स ऑफर करता है बदले में उन सब मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, जिसे बाकी व्यूअर्स ने या तो एक खतरनाक ट्रैप माना या एक गंदी मजाक। लेकिन सुबारू ने सबको हैरान करते हुए बिल्कुल शांत तरीके से चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और 100 क्रेडिट्स के लिए व्यूअर को थैंक यू बोला। सीन वापस ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में शिफ्ट होता है, जहां हत्सुका का कलीग गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में टेबल पे मार रहा होता है क्योंकि वो 6th फ्लोर तक पहुंचने में फेल हो गया था। लेकिन वो तुरंत हत्सुका से माफी मांगता है उसे डिस्टर्ब करने के लिए और देखता है कि वो अपने डिवाइस पर पूरी तरह फोकस की हुई है। हत्सुका अपने डिवाइस पर कुछ अजीब नोटिस करती है स्क्रीन पर, तो उसके कलीग ने पूछा कि वो क्या देख रही है और अचानक इतनी शांति क्यों हो गई। तब अचानक हत्सुका बोली कि कुछ गलत है। वो आदमी हकलाते हुए अपनी सफाई देने लगा, कहने लगा कि अमाउंट ज्यादा नहीं है और उसके पास पैसे हैं भरने के लिए। जबकि हत्सुका अपने डिवाइस को शक से देख रही थी, उसका कलीग वादा करने लगा कि वो दोबारा गैम्बलिंग नहीं करेगा। लेकिन हत्सुका की आंखें और ज्यादा फैल गईं हैरानी से जो वो देख रही थी, और उसने मना कर दिया कि वो उस बात की बात ही नहीं कर रही जिसका वो सोच रहा था। हत्सुका ने हैरानी से स्क्रीन की तरफ इशारा किया और नाम लिया नारुकामी सुबारू, जबकि उसका कलीग इस बात से और ज्यादा हैरान हो गया कि वो अभी तक वही स्ट्रीम देख रही है। आदमी के चेहरे पर असली खौफ आ गया और वो धीरे से बोलने लगा कि जो उसके सामने हो रहा है वो नामुमकिन है। स्क्रीन पर सुबारू बैट्स के बीच तूफान की तरह घूम रहा था। उसकी तलवार से लाल खून की लकीरें बन रही थीं, जिसे देखकर कमेंट्स में व्यूअर्स चीखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये 2nd फ्लोर का बिगनर लेवल है और उन्हें बैट्स पर तरस आने लगा। सब हैरानी से देख रहे थे कि वो अकेला हर एक वार में कितने मॉन्स्टर्स गिरा रहा है। लड़ाई की गर्मी में सुबारू को पास्ट में शिगुर की बातें याद आईं, जब उसने उसकी तारीफ की थी और कहा था कि वो कमाल का है क्योंकि उसकी सांस और नजर कभी भी नहीं हिलती, चाहे वो मिड स्ट्राइक अपनी तलवार की डायरेक्शन ही क्यों न बदल दे। शिगुर समझा रहा था कि देखने में लगता है जैसे वो एक ही वार में काट देता हो, लेकिन असल में वो दुश्मन के बहते हुए मूवमेंट्स को कैलकुलेट करता है और पहले ही अपनी एक्शन प्लान कर लेता है। सुबारू को याद आया कि उसने तब जवाब दिया था कि वो कुछ खास सोचता ही नहीं, जिससे शिगुर और कंफ्यूज हो गया था। उसे शिगुर का गुस्सा भी याद आया, जो बोल रहा था कि अच्छा होता अगर सुबारू ये सब इंस्टिंक्ट से न कर पाता और उसे इरिटेटिंग कह रहा था। ये सब याद करके सुबारू वापस रियलिटी में आया और बैट्स को चीरते हुए आगे बढ़ता रहा। अपने कम्युनिकेशन और कॉम्बैट के रूल फॉलो करते हुए नजर मिलाना, तुरंत अपना इरादा पहुंचाना, और जब ग्रुप हो तो हर एक एनिमी को अलग अलग टारगेट न करना। सुबारू ने व्यूअर्स को समझाया कि एक आंख वाली बैट्स हमेशा अपना सर सीधा आगे धकेलकर अटैक करती हैं। उसने अंदाजा लगाया कि जितनी ज्यादा बैट्स होती हैं उतना ही बड़ा गैप वो खुद बना देती हैं, इसीलिए वो उन पर टूट पड़ा, उनके कलेक्टिव रश का फायदा उठाते हुए। सुबारू लाशों के बीच खड़ा था, उसकी तलवार से खून टपक रहा था, लेकिन कमेंट्स उसकी एक्सप्लेनेशन पर एतराज कर रहे थे, कह रहे थे कि उसने कुछ क्लियर नहीं किया और जो व्यूअर उसे बिगिनर बोल रहा था वो माफी मांगने को कह रहा था। सुबारू शांत खड़ा रहा जब एक व्यूअर ने उसकी एक्सप्लेनेशन को ऐसे कंपेयर किया जैसे कोई बोले कि अगर पैर आगे रखो तो चल सकते हो। सुबारू ने अंदर ही अंदर सोचा कि बात समझाना सच में मुश्किल काम है। तब व्यूअर लव मनी, जो चैलेंज का ओनर था, उसने याद दिलाया कि क्रेडिट्स लेना मत भूलना। तब सुबारू को अचानक बात याद आई। सुबारू कंफ्यूजन में अपने टैबलेट पर टैप करने लगा, जिससे व्यूअर्स को लगा शायद स्ट्रीम बफर हो रही है या बंद हो गई है। सुबारू बिल्कुल अनजान सा स्क्रीन को घूर रहा था, सोच रहा था रिवॉर्ड कैसे एक्सेप्ट करे, और कमेंट्स में उसकी बिल्कुल जीरो टेक्निकल स्किल्स पर हंसी की लहर आ गई। आखिर लव मनी की गाइडेंस से, जिसने बटन्स की जगह समझाई, सुबारू ने टास्क कंप्लीट कर लिया और 100 क्रेडिट्स मिल गए। सुबारू ने शुक्रिया अदा किया और अपने फॉलोअर्स को अनाउंस किया कि अगला चैलेंज लास्ट होगा। वो कॉन्फिडेंस के साथ डंजन के एंड की तरफ बढ़ा। उसका बैलेंस 150 हो गया और अचीवमेंट पॉइंट्स 118 हो गए। ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के ऑफिस में हत्सुका जोर से चीखी, जिससे उसका कलीग चौंक गया और पूछने लगा इतनी अचानक चीखने की वजह क्या है। हत्सुका ने हैरानी से स्क्रीन की तरफ इशारा किया, पूछते हुए कि क्या उसने कभी ऐसा कुछ देखा है, जबकि वो उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था और याद दिला रहा था कि ये सिर्फ 2nd फ्लोर का एक स्ट्रीम है। हत्सुका इमोशनल हो गई और जोर देकर बोली कि वो बिना वजह ओवर रिएक्ट नहीं कर रही। इस पर उसका कलीग घबराकर माफी मांगने लगा। हत्सुका एक्साइटमेंट में सोचने लगी कि शायद ये बंदा असली नारुकामी सुबारू हो, जो अर्थ से वापस आया हो और ये सब किस्मत का खेल हो। वो रीइंकॉर्नेशन के थ्योरीज घुमाने लगी, नॉवेल्स का हवाला देते हुए। उसका कलीग चिंता से उसे देख रहा था, ये नोट करते हुए कि जब भी बात सुबारू की होती है तो वो अपना होश खो देती है। हत्सुका एक्साइटमेंट से चक्कर महसूस करने लगी और उसने अपने कलीग सियोंग ह्यून से कहा कि उसे पिंच करे ताकि कंफर्म हो सके कि वो सपना नहीं देख रही। से ह्यून ने मना कर दिया और सीरियस होकर पूछा कि क्या वो इस बंदे को रिक्रूट करने का सोच रही है। हत्सुका जोर से चीखी, पूरी एंथुजियाज्म के साथ, कंफर्म करते हुए कि अगर वो असली सुबारू भी ना हो
तब भी वो एक सोलो स्ट्रीमर के रूप में रेयर टैलेंट रखता है। सेह्यून ने उसे इस आइडिया से रोकने की कोशिश की, वार्निंग दी कि अगर डिपार्टमेंट हेड को पता चल गया तो वो गुस्सा हो जाएगा। लेकिन हत्सुका ने उसे याद दिलाया कि वो थोड़ी देर पहले खुद बेटिंग कर रहा था, इसलिए उसे इतनी सीरियसनेस से बात करने का कोई हक नहीं है। फिर भी हत्सुका ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया, अपना डिवाइस निकाला और सुबारू का स्ट्रीम चेक करते हुए अपने कलीग से कहा कि बस देखते जाओ, आखिर में वो ही सही निकलेगी। सुबारू डंजन के एंड पर पहुंच गया जहां एक बहुत बड़ा गेट दिखा। सुबारू गेट के अंदर गया और देखा कि उसके सामने एक बड़ा वुल्फ जैसा मॉन्स्टर बैठा उसका इंतजार कर रहा है। मॉन्स्टर ग्रेग द वुल्फ वॉरियर अपनी शानदार ऑरा के साथ सामने आया। स्ट्रीम पर व्यूअर्स कमेंट्स प्रूव कर रहे थे कि सिर्फ उसे देखकर ही उन्हें कितना हैवी प्रेशर महसूस हो रहा है, और एक ने माना कि वो इसके सामने 8 बार फेल हो चुका है। एक नया मिशन आया जिसमें लिखा था कि आगे बढ़ने के लिए वुल्फ वॉरियर की पहचान या अप्रूवल लेना होगा। सुबारू ने समझाया कि वुल्फ वॉरियर कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है जिसे हंट किया जाए, बल्कि ये गेटकीपर है जो प्लेयर्स की ताकत टेस्ट करता है और डिसाइड करता है कि वो आगे जाने के लायक हैं या नहीं। तब अचानक सेफ ओरिजिन नाम के व्यूअर से एक मिशन आया जो 3000 क्रेडिट्स ऑफर कर रहा था अगर सुबारू वुल्फ वॉरियर को मार दे। ये देखकर सुबारू भी चौंक गया। व्यूअर्स ने इस रिक्वेस्ट को पागलपन बताया, कहने लगे कि डोनर कितना क्रूएल है जो नामुमकिन चीज मांग रहा है और सुबारू श्योरली फाइट नहीं करेगा। वुल्फ वॉरियर ग्रेग, जो सेकंड फ्लोर का गार्डियन था, लड़ने के लिए तैयार खड़ा हो गया। सिस्टम मैसेज आया कि सुबारू को वॉरियर की रिकग्निशन लेनी होगी, जबकि वुल्फ उससे तेज नजरों से घूर रहा था। वुल्फ ने गहरी आवाज में पूछा कि क्या सुबारू अकेला है। वुल्फ थोड़ा शक से उसके पास आया तो सुबारू ने कहा कि देखकर ही पता चल जाता है। वुल्फ ने सुबारू की खुशबू सूंघी और बोला कि वो एक इंटरेस्टिंग इंसान है और एक बड़े योद्धा जैसी स्मेल आती है। कमेंट्स में व्यूअर्स इस बात का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि पहले उन्हें कुछ और बताया गया था। सुबारू ने अंदर ही अंदर समझाया कि वुल्फ ट्राइब के वॉरियर्स के पास स्पेशल सेंस होती है जिससे वो सिर्फ बॉडी की स्मेल नहीं बल्कि इंसान की एसेंस तक देख सकते हैं। फिर वुल्फ ने अनाउंस किया कि सुबारू के पास करने की क्वालिफिकेशंस हैं। वुल्फ ने टेस्ट खत्म होने का ऐलान किया और सुबारू को आगे जाने दिया। व्यूअर्स हैरान थे इस अनएक्सपेक्टेड पैटर्न को देखकर, लेकिन सुबारू हिला भी नहीं। उसने धीरे से कहा कि ये तो उसकी पिछली जिंदगी में भी नहीं हुआ था और अफसोस जताया क्योंकि उसका टारगेट गेट नहीं बल्कि वुल्फ खुद था। वुल्फ चौंक गया और पूछा कि क्या वो उसी की बात कर रहा है, गेट की नहीं। सुबारू ने ठंडे अंदाज में हाँ कहा। मास्क के पीछे उसकी आंखें चमक रही थीं और बोला कि किसी ने उससे वुल्फ को मारने को कहा है। वुल्फ ने अपने दांत दिखाकर जंगली सी मुस्कान दी और माना कि सुबारू के अंदर सच में एक महायोद्धा की रूह है, जैसे उसने सोचा था। सुतिन एंटरटेनमेंट के हेडक्वार्टर्स में डिपार्टमेंट मैनेजर जॉन टील गुस्से में अपने कीबोर्ड पर जोर जोर से टाइप कर रहा था और वर्क रिपोर्ट्स देख रहा था। उसने सीरियस आवाज में पूछा कि जिस लाइव स्ट्रीम को वो देख रहे हैं उसका करंट व्यूअर काउंट क्या है। तो एम्प्लॉय सियोंग ह्यून ने घबराते हुए बोला कि लगभग 20 लोग हैं, लेकिन हत्सुका ने तुरंत बीच में टोककर सीधा मना कर दिया। उसने ठंडे दिमाग से करेक्शन की, बोली कि नंबर अब 30 से ऊपर हो चुका है और मन ही मन उसे बेवकूफ कहा। मैनेजर ने उन दोनों को तेज और शक भरी नजर से देखा और पूछा कि क्या वो मजे ले रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसने उन्हें जोर से डांटा, पूछा क्या उन्हें लगता है उसे उनकी गैम्बलिंग और ऑफिस टाइम में स्ट्रीम देखने की आदत का पता नहीं है, और उन्हें याद दिलाया कि उनका काम प्रॉमिसिंग टैलेंट ढूंढना है। लेकिन हत्सुका ने उसकी डांट को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, स्क्रीन पर ही नजर जमाए रखी और धीरे से बोली कि नंबर 30 हो गया है। इस बात से मैनेजर और भड़क गया और चिल्लाया कि ये मैटर ही नहीं करता। मैनेजर ने ताना मारते हुए कहा कि इतनी स्किल है तो खुद स्ट्रीम कर ले, यहां टाइम वेस्ट करने के बजाय। तब अचानक हत्सुका ने एक्साइटमेंट में जोर से चीख कर कहा कि नंबर 40 से भी ऊपर चला गया है। पीछे से मैनेजर गुस्से में चिल्लाता रहा और उससे सुनने को कह रहा था। दूसरी तरफ सेकंड फ्लोर के बैटलफील्ड पर सुबारू वुल्फ वॉरियर के सामने खड़ा था जो उसे फाड़ देने के लिए गुर्रा रहा था। सुबारू ने अपनी तलवार को जोर से पकड़ा और खुद को हुक्म दिया कि किसी और चीज के बारे में न सोचे, सिर्फ फाइट पर ध्यान दे, जबकि अननोन डीमन स्वॉर्ड उसकी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर चुकी थी। उसकी बॉडी स्टैट्स और पावर, जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही थी उसके साथ साथ बढ़ रही थी और वो अपनी सांस को शांत रखने की कोशिश कर रहा था ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। लेवल 2 वेज ऑफ ग्रीड स्किल तलवार के साइड इफेक्ट्स को रोकने का काम कर रही थी और सुबारू ने खुद को अपने यूजुअल स्टाइल में लड़ने के लिए एनकरेज किया। भले ही इस नए बॉडी में ये उसकी पहली फाइट थी। वुल्फ ने अपने तेज और नुकीले पंजों से झपट्टा मारा, हवा और जमीन दोनों को चीरते हुए एक वाइड अटैक के साथ। जब सुबारू ने तलवार से वुल्फ के पंजों को रोका तो जबरदस्त टकराव हुआ और चिंगारियां उड़ गईं। मॉन्स्टर ने तेजी और गुस्से से लगातार हमले किए, जबकि सुबारू मुश्किल से डॉज और ब्लॉक कर पा रहा था वुल्फ की भयानक स्पीड के सामने। सुबारू ने समझ लिया कि उसका अपोनेंट कितना ताकतवर है, क्योंकि पंजे हर तरफ से बिना रुके आ रहे थे। उसने दिल ही दिल में मान लिया कि सीधी फिजिकल स्ट्रेंथ में इस बीस्ट को मैच करना नामुमकिन है। लेकिन उसने तुरंत एक दूसरी स्ट्रैटेजी बनाना शुरू की। वुल्फ अपना अटैक जारी रखता हुआ सुबारू की रेजिलियंस की तारीफ करता है, पर साथ ही गर्व से चिल्लाता है कि सुबारू उसके लेवल का नहीं है और उसे हरा नहीं पाएगा।
सुबारू डिफेंड करते हुए पीछे हटता रहा और स्ट्रीम पर कमेंट्स आने लगे जो उसकी पक्की हार प्रेडिक्ट कर रहे थे, कहते हुए कि वो सिर्फ डिफेंस खेल रहा है और मॉन्स्टर की पावर बहुत ज्यादा है। कुछ व्यूअर्स ने सलाह दी कि थोड़ी कोशिश के बाद वापस आए और इम्पॉसिबल मिशन के ओनर को ही दोष देने लगे, जबकि सुबारू थोड़ा पीछे हटकर सांस लेने लगा। सुबारू ने तेज दिमाग चलाया और समझ गया कि जीतने के तरीके सिर्फ ताकत से ज्यादा भी होते हैं। वुल्फ ने डुएल के खत्म होने का ऐलान किया। फाइट एंजॉय करने के बाद अपना फिनिशिंग ब्लो देने के लिए तैयार हो गया। बीस्ट ने जमीन पर इतनी जोर से वार किया कि पत्थर टूट गए और धूल का बादल उठ गया। लेकिन अचानक सुबारू धूल के बीच से अटैक करता हुआ निकल आया और बीस्ट को जवाब दिया कि ये तो उसकी लाइन थी, बोलते हुए कि वुल्फ के अटैक्स एक तरफा और बहुत प्रेडिक्टेबल हैं। ये सुनकर वुल्फ हैरान रह गया। सुबारू ने अपनी जबरदस्त एजिलिटी से बीस्ट के दांत और पंजों से बचाव किया, कहते हुए कि उसके अटैक्स डॉज करना आसान है। उसने मौका पकड़ा और सीधा एक कटिंग ब्लो मॉन्स्टर के बॉडी पर मारा, जिससे वुल्फ दर्द से चीख उठा। फिर उसने एक जबरदस्त सीधा नीचे आता हुआ तलवार का वार किया जो वुल्फ की छाती को चीर गया और खून चारों तरफ बिखर गया। सुबारू ठंडे अंदाज में तलवार पकड़े खड़ा रहा, जिसमें से खून टपक रहा था, जबकि वुल्फ वॉरियर ने अपनी आखिरी सांसों में सुबारू की ताकत मान ली और उसे एक महायोद्धा कहा। सुबारू बैटलफील्ड के बीच खड़ा था, हर जगह खून फैला हुआ था और सिस्टम स्क्रीन्स उसके सामने आ गए, जिन्होंने वुल्फ वॉरियर पर उसकी जीत का ऐलान किया, बताया कि उसका लेवल 2 बार बढ़ा है और उसके स्ट्रेंथ और एजिलिटी पॉइंट्स भी इंक्रीज हुए हैं। और नोटिफिकेशंस आए जिसमें फोकस और मैजिक पावर बढ़ने और एक साथ 500 अचीवमेंट पॉइंट्स मिलने की जानकारी थी। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स हैरानी और डिसबिलीफ से भर गए कि एक ही बंदा इस मॉन्स्टर को हरा पाया। सुबारू मुश्किल से सांस ले रहा था और धीरे से जीत के शब्द बोल रहा था। व्यूअर काउंट 56 तक पहुंच गया और कमेंट्स उस आदमी की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे जिसने इम्पॉसिबल मिशन भेजा था। तब एक नोटिफिकेशन आया कि मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और व्यूअर सेफ ओरिजिन से 3000 क्रेडिट्स ट्रांसफर हो गए हैं। सुबारू ने अपना फोन देखा और वादा किया कि वो इस पैसे का सही यूज करेगा। उसका बैलेंस 3000 से ऊपर और अचीवमेंट पॉइंट्स 600 हो गए। उसके सामने जो बड़ा गेट था वो धीरे धीरे खुलने लगा, एक शानदार घुरघुर की आवाज के साथ। सुबारू ने अचानक हवा में अजीब सी वाइब्रेशन महसूस की, जो फॉलोअर्स ने भी स्क्रीन के थ्रू नोटिस की। उसके सामने एक बड़ा इंटरफेस आया जिसमें कई रास्ते दिख रहे थे टेस्ट्स के लिए, जैसे आइस, फायर, अर्थ, इल्यूजन, पॉइजन, मेटल, सोल और वाटर। पूरी स्क्रीन ऑप्शन से भर गई। व्यूअर्स इतने सारे ऑप्शंस देखकर शॉक थे। एक ने कमेंट किया कि अब तक का नोन रिकॉर्ड सिर्फ 16 ऑप्शंस का था और बोला कि ऑप्शंस की गिनती सीधे प्लेयर के टैलेंट से जुड़ी होती है। सुबारू ने बाकी सब ऑप्शंस इग्नोर कर दिए और अपनी नजर लाइटनिंग टेस्ट पर टिकाई जब सिस्टम ने पूछा कि क्या वो ये टेस्ट चैलेंज करना चाहता है। व्यूअर्स ने जोश से उसे एनकरेज किया, कहते हुए कि ये उसके लिए सबसे सही चॉइस है। सुबारू ने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, ऑफ कोर्स। सिस्टम ने लाइटनिंग टेस्ट की चॉइस कंफर्म की और सुबारू चमकती रोशनी की तरफ आगे बढ़ गया जो पूरी जगह को रोशन कर रही थी। उस वक्त सूट ऑफिस के अंदर एम्प्लॉय हत्सुका अपनी सीट से उछल पड़ी, सुबारू की जीत पर खुशी से चीखने लगी। उसने अपने कलीग्स की तरफ घूमकर अपना फोन जोश के साथ दिखाया, बताते हुए कि व्यूअर काउंट रिकॉर्ड टाइम में 60 पहुंच गया है और ये देखकर हैरानी जता रही थी कि उसके सामने 13 टेस्ट ऑप्शंस आए हैं। डिपार्टमेंट मैनेजर पसीने से भीगा हुआ टेंशन में सब देख रहा था और मानता है कि वुल्फ वॉरियर को हराना, जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया था, सच में बहुत इंप्रेसिव है। लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए बोलता है कि सुबारू अभी भी सेकंड फ्लोर का बिगिनर है और इस वक्त उसमें इन्वेस्ट करना बहुत बड़ा रिस्क होगा। हत्सुका ने मैनेजर की हिचकिचाहट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उसने सबके सामने एक बोल्ड बेट रख दी जिससे कलीग्स भी चौंक गए। उसने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि अगर सुबारू लाइटनिंग एलिमेंट हासिल करने में फेल होता है तो वो और उसका कलीग सीने 5 साल तक फिक्स्ड सैलरी पर काम करेंगे। लेकिन अगर सुबारू सक्सेसफुल होता है तो मैनेजर को बिना किसी बहाने के उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। उसका कलीग स्यून शॉक हो गया और जोर से बोलकर विरोध करने लगा, कहता हुआ कि उसका इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, वो इस बंदे को जानता तक नहीं, और उसने हत्सुका को साइड में धकेल दिया। मैनेजर ने ताना भरी मुस्कान के साथ कहा कि सुबारू के सक्सीड होने के चांसेस बहुत कम हैं और याद दिलाया कि हिस्ट्री में सिर्फ एक ही प्लेयर लाइटनिंग हासिल कर पाया था और वो था नारुकामी सुबारू। हत्सुका ने चालाक और जिद्दी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि जब तक ट्राई ना हो रिजल्ट कैसे पता चलेगा। मैनेजर ने ठंडे दिमाग से बेट एक्सेप्ट कर ली, जबकि हत्सुका अपने विरोध कर रहे कलीग का मुंह जबरदस्ती बंद कर रही थी ताकि डील बिगड़ न जाए। उधर टेस्ट अरीना में सिस्टम ने लाइटनिंग टेस्ट के स्टार्ट होने का अनाउंसमेंट कर दिया। अचानक सुबारू को भयानक खतरे का एहसास हुआ और किसी ने चीखकर वार्निंग दी और दौड़कर सुबारू को धक्का देकर डेंजर से हटा दिया। जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और कोई बहुत बड़ी चीज जमीन पर गिरने से पत्थर और डेब्रिस हर तरफ उड़ गए। जब धूल बैठी तो एक बहुत बड़ा सफेद मॉन्स्टर दिखा जो अपने मसल्स फ्लेक्स कर रहा था और जो बंदा सुबारू को बचाया था वो उसे डांट रहा था, पूछते हुए कि क्या वो मरना चाहता है। सिस्टम मैसेज आया जिसमें जायंट के फ्रेगमेंट को डिफीट करने का ऑर्डर था। सुबारू घुटनों के बल जमीन पर था, हैरानी से सोच रहा था कि ये मॉन्स्टर यहां कैसे आ गया। जायंट गुर्रा रहा था और व्यूअर्स भी कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि वो सोच रहे थे कि सर्कल ऑफ जायंट्स रेस का मॉन्स्टर लाइटनिंग टेस्ट में क्यों आया।
सुबारू ने घबराहट के साथ मॉन्स्टर को देखा और समझा कि ये एक बॉस क्लास मॉन्स्टर है जो टेस्ट के दूसरे आधे हिस्से में आना चाहिए था, अभी नहीं। जैसे ही जायंट अटैक के लिए तैयार हुआ, सुबारू ने अंदर ही अंदर सोचा कि शायद वुल्फ वॉरियर ग्रेग को मारने की वजह से टेस्ट का पथ बदल गया है और डिफिकल्टी इस हद तक बढ़ गई है। जायंट के फ्रेगमेंट ने अपना भारी क्लब घुमाया और जमीन पर दे मारा, जिससे भारी तबाही हुई और पत्थर हर दिशा में उड़ गए। सुबारू हल्की फुर्ती से अटैक डॉज कर गया और अंदर ही अंदर नोट किया कि इतना बड़ा होने के बावजूद इस मॉन्स्टर का फिजिकल बिल्ड वुल्फ वॉरियर ग्रेग से काफी कमजोर है, और इस जानकारी के लिए उसने अपनी किस्मत को थैंक्स कहा। जो बंदा उसे बचाया था वो फिर चीख कर डांटा, कहता हुआ कि उसने बेकार में मेहनत की और तुरंत भागकर अपनी जान बचाने को बोला। सुबारू ने डिसाइड किया कि किसी और इंटरप्शन से पहले फाइट जल्दी खत्म करनी होगी। उसने अपनी तलवार निकाली और अननोन डीमन स्वॉर्ड स्किल एक्टिवेट की, जो यूजर की हेल्थ एब्जॉर्ब करके कॉम्बैट स्टैट्स बढ़ाती है। डैमेज को लिमिट करने के लिए उसने लेवल 2 वेज ऑफ ग्रीड एक्टिवेट की, ताकि तलवार के वायलेंट रिकॉइल को रोका जा सके। जायंट की तरफ बढ़ते हुए अटैक के सामने सुबारू ने उसके भारी पंच और स्टॉम्प को एजिलिटी से डॉज किया, जहां जमीन उस अटैक के वजन से टूट गई। पीछे हटने के बजाय सुबारू ने खुद को लॉन्च किया और बिजली की स्पीड से जायंट के फैलाए हुए हाथ पर दौड़ता हुआ ऊपर चढ़ गया। मॉन्स्टर समझ ही नहीं पाया कि हो क्या रहा है, जब तक सुबारू हवा में उसके पीछे पहुंच चुका था, अटैक के लिए रेडी। सुबारू जायंट के कंधे पर उतरा और जोर से तलवार घुसा दी, जिससे खून हर तरफ उछल पड़ा। बीस्ट दर्द से गर्जा, लेकिन सुबारू ने ठंडी नजर से उसे देखा और उसकी तेज आवाज पर इरिटेट होते हुए कुछ बोला। फिर एक फैसला कुन मूव के साथ उसने फाइनल ब्लो दिया और मॉन्स्टर को कहा कि अपनी पूरी जिंदगी के लिए चुप हो जा। जायंट की गर्दन से खून फूट पड़ा और उसका बड़ा सा शरीर बेजान होते हुए नीचे गिर गया। जमीन पर गिरते ही सिस्टम मैसेज आया, जिसमें जायंट के फ्रेगमेंट की हार का अनाउंसमेंट हुआ और 4th स्टेज क्लियर होने की बात कही गई। स्ट्रीम पर देख रहे फॉलोअर्स हैरान रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बंदा अचानक कैसे सीधा 4th स्टेज पर पहुंच गया। इसके बाद नोटिफिकेशंस आए, जिसमें बताया गया कि सुबारू का लेवल बढ़ गया और उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, हेल्थ और मैजिक पॉइंट सब इंक्रीज हो गए। इसके साथ ही उसे एक साथ 4000 अचीवमेंट पॉइंट्स मिले और 2 रेयर आइटम्स भी मिले, हार्ट ऑफ द जायंट और लाइटनिंग बोल्ट आर्मर। कमेंट्स में लोग रिवॉर्ड्स की ज्यादा जेनरोसिटी और इस बात पर शौक दिखा रहे थे कि वुल्फ वॉरियर को मारने के बाद उसने एक ही झटके में स्टेज 1 से स्टेज 4 तक क्लियर कर लिया। जो बंदा सुबारू को बचाने आया था वो हांफते हुए वापस दौड़ कर आया और फॉलोअर्स ने उसे फैल्कन पहचान लिया। शौक के मारे फैल्कन हिचकिचाते हुए पूछता है कि सुबारू असल में है क्या। सुबारू ठंडे अंदाज में अपनी तलवार को साफ करते हुए कहता है कि ये तो देखकर ही समझ आ जाता है। सुबारू एक हीरोइक पोस्चर में खड़ा होकर अनाउंस करता है कि वो ही वो बंदा है जो जायंट को हराने आया था, जबकि कमेंट्स उसके वेग जवाब का मजाक उड़ा रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है एक शांत से गांव में, जहां सुबारू एक इन के अंदर जाकर बेड पर बैठकर थोड़ा रेस्ट लेता है। स्ट्रीम के फॉलोअर्स डिमांड करते हैं कि वो अपने मिले हुए आइटम्स दिखाए। उन्हें लगता है कि ये आइटम्स मैजिक या रेयर रैंक के होंगे। सुबारू मुस्कुराते हुए मान जाता है, कहता है कि उसे खुद भी अपना लूट चेक करने का मन है। सुबारू पहला आइटम दिखाता है हार्ट ऑफ द जायंट, जो एक रेयर रिंग है जो हेल्थ को 2 पॉइंट से बढ़ाता है और रिकवरी भी बूस्ट करता है, और वो इसके इफेक्ट की तारीफ करता है। फिर वो दूसरा आइटम दिखाता है लाइटनिंग बोल्ट, जो एक रेयर आर्मर है, डिफेंस को 5 पॉइंट्स बढ़ाता है, लाइटनिंग पावर से भरा हुआ है और इसमें एक एक्टिव स्किल भी है जो दिन में एक बार नेगेटिव स्टेटस इफेक्ट्स को कैंसिल कर देता है। सुबारू नया आर्मर पहन लेता है जो उसे और भी शानदार और मैजेस्टिक दिखाता है। तभी अचानक एक नया मिशन आता है नारुकामी कोआ की तरफ से, जो 5000 क्रेडिट्स ऑफर करता है सिर्फ लाइटनिंग स्किल सीखने के बदले। इसके बाद और भी सिमिलर मिशंस आने लगते हैं, जैसे आई एम बॉल्ड, मिशन विलन और सेफ ओरिजिन। सब हजारों क्रेडिट्स ऑफर कर रहे थे सिर्फ ये देखने के लिए कि वो लाइटनिंग यूज करे। सुबारू सबका शुक्रिया अदा करता है और वादा करता है कि वो पक्का उन्हें लाइटनिंग की पावर दिखाएगा। स्क्रीन को देखते हुए वो अंदर ही अंदर सोचता है कि इतने लोग खास तौर पर लाइटनिंग स्किल का ही इंतजार क्यों कर रहे हैं, और उसके मन में हल्की सी शंका पैदा होती है। सुबारू समझ जाता है कि असली सुबारू नारुकामी शायद उसकी सोच से भी ज्यादा बड़ा और इन्फ्लुएंशियल बंदा था। तभी दरवाजे पर नॉक होती है और उसका ध्यान टूट जाता है, तो वो आने वाले को अंदर आने की इजाजत देता है, जबकि कमेंट्स में लोग नोटिस करते हैं कि कोई ईव्सड्रॉपिंग कर रहा था। दरवाजा खुलता है और फैल्कन अंदर आता है। उसके साथ एक हैंडसम नाइट होता है जो चमकदार आर्मर पहने हुए होता है। फैल्कन रेस्पेक्ट के साथ उस नाइट का इंट्रोडक्शन देता है, डिले के लिए माफी मांगता है और बताता है कि ये गांव के नाइट्स का कमांडर है लॉर्ड पैलुस। फैल्कन बताता है कि पिछले कुछ टाइम से जायंट्स के अटैक्स काफी बढ़ गए हैं, इसलिए वो लोग दिन रात फुल तैयारी के साथ अलर्ट रहते हैं। सबकी सेफ्टी के लिए विलेजर्स को कहा गया है कि बिना बहुत जरूरी काम के बाहर न निकलें। कमांडर पेलोस अपने असिस्टेंट के साथ सिक्योरिटी मेजर्स पर सीरियस बात करता है, जहां फैल्कन हैरानी जताता है कि इतने मुश्किल टाइम में एक अजनबी से मुलाकात हो गई। कमांडर पेलोस गांव वालों की तरफ से सुबारू का शुक्रिया अदा करता है, कहता है कि उसने सुना है कि उनकी गैर मौजूदगी में सुबारू ने गांव की रक्षा की। सुबारू सीधे अंदाज में जवाब देता है कि उसने बस वही किया जो नेचुरल था। पेलुस को ध्यान से देखते हुए सुबारू उसे पहचान लेता है, वही बहादुर नाइट जो गांव के लिए दीवार की तरह खड़ा रहता है।
पेलुस बताता है कि उनकी रिकॉन्सेंस में उन्हें जायंट लीडर का ठिकाना मिल गया है और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कहता है कि वो लोग अपनी जान की बाजी लगाकर उसे उसके डैन में घेरने वाले हैं। फिर पेलुस सुबारू के सामने झुक जाता है, कमांडर होने का घमंड पी जाता है और गांव को इस आने वाले खतरे से बचाने के लिए उससे मदद मांगता है। सुबारू चुपचाप ये सब देखता रहता है जबकि लाइव स्ट्रीम कमेंट्स में अजीब अजीब मैसेजेस आने लगते हैं। कुछ व्यूअर्स पेलुस को नाम से वार्निंग दे रहे थे और कुछ फ्यूचर इवेंट स्पॉइल करने से मना कर रहे थे। सुबारू को ओरिजिनल स्टोरी की यादें याद आती हैं और उसे एक दर्दनाक सच समझ आता है, पेलुस अगले स्टेज में मरने वाला है। इस इनएविटेबल फेट को जानते हुए भी सुबारू पेलुस से कहता है कि वो अपना सर उठाए, उसे दया और दृढ़ संकल्प के साथ देखता है। सुबारू उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए हाँ कर देता है, जिससे कमांडर के चेहरे पर रिलीफ और कॉन्फिडेंस आ गया। पेलुस ने दिल से सुबारू का शुक्रिया अदा किया और उसी पल सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसमें 5th स्टेज माइनस सर्वाइवल शुरू होने का अनाउंसमेंट हुआ। छोटी सी आर्मी कठिन पहाड़ों की तरफ चल पड़ी और सुबारू उनके बीच चलते हुए अपना टैबलेट चेक कर रहा था। उसने नोटिस किया कि जैसे जैसे व्यूअर्स बढ़ रहे थे, कमेंट्स का फ्लो भी बहुत तेज हो गया था और इस हालत में उनसे ठीक से बात करना काफी मुश्किल लग रहा था। अचानक पेलुस ने हाथ उठाकर सबको रुकने का ऑर्डर दिया। उसने धीमी आवाज में दूर इशारा किया जहां दुश्मन मौजूद था। वहां जायंट लीडर गहरी नींद में सो रहा था, पहाड़ी से टेक लगाए हुए उसका बड़ा सा टैटू वाला शरीर और घनी दाढ़ी दिख रही थी। पेलुस ने अटैक प्लान बनाया और कहा कि वो लीडर का ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा और सुबारू पीछे से सरप्राइज का फायदा उठाकर अटैक करे। पर सुबारू ने उसे रोक दिया, कहने लगा थोड़ा रुको, क्योंकि उसे लीडर के आसपास हवा में कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। सुबारू की आंखें खुल गईं और वो धीरे से बोला कि लीडर अकेला नहीं है। तभी जमीन फट गई और अचानक और जायंट्स निकल आए, लीडर को घेरते हुए जैसे पहले से तैयार किया हुआ ट्रैप हो। आसपास का पूरा इलाका भयानक सफेद चेहरे और डरावनी मुस्कान वाले जायंट से भर गया जो चारों तरफ से नाइट्स को टाइट एम्बुश में घेर चुके थे। पेलुस शॉक में जम गया और एक जायंट ने एक नाइट को पकड़कर अपने हाथ से मसल दिया। चीख चिल्लाहट और दर्द से भरे शोर के बीच मदद की चीखें गूंजने लगी, हर जगह खून फैल गया और जायंट्स इस कत्ले आम का मजा ले रहे थे। एक जायंट ने ठंडी आंखों और बड़ी मुस्कान के साथ एक नाइट को देखा और उसे खा गया, जो देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। नाइट्स की लाइन में पूरा केओस फैल गया। किसी ने पहाड़ के नीचे रिट्रीट का ऑर्डर दिया, पर पैनिक छा चुका था और सब इधर उधर भागने लगे। जायंट्स जंगली अंदाज में टूट पड़े, एक के बाद एक नाइट्स के शरीर चीर डाले। एक नाइट को जायंट ने जमीन पर गिरा दिया। उसका भाई चीखता रहा उसे रुकने को बोलता हुआ, जबकि बाकी उसे खतरे में जाने से रोकने की कोशिश करते रहे। एक दर्दनाक सीन में सिपाही चीख रहा था, अपने बड़े भाई का नाम पुकारते हुए, जो जायंट के पैरों के पास मर गया और बैटलफील्ड खून और लाशों का असली जहन्नुम बन गया। इस पूरे हंगामे के बीच कमांडर पेलुस अपने सोल्जर्स पर चिल्लाया, तुरंत रिट्रीट का ऑर्डर देते हुए बोलता कि ये मिलिट्री ऑर्डर है और इस पर बहस नहीं होगी। उसने उन्हें जिंदा रहने के लिए हौसला दिया, उनके घर पर इंतजार करते परिवार और गांव के फ्यूचर की याद दिलाई और वादा किया कि ये अंत नहीं है, वो दोबारा इकट्ठा होकर लौटेंगे। सोल्जर्स जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग गए। पेलुस ने फैल्कन पर चिल्लाते हुए उसे आदमियों को लीड करने और सेफ विड्रॉल की जिम्मेदारी दी। फिर पेलुस सुबारू की तरफ मुड़ा, जो अभी भी वहीं खड़ा था, और उससे भागने के लिए बोला, गुजारिश की कि जिंदा रहे ताकि आगे चलकर ऑर्डर को दोबारा खड़ा कर सके और जायंट्स का सामना करे। पर सुबारू ने ठंडी आवाज में उसे काट दिया, अपनी तलवार निकालते हुए जो लाल चमकने लगी, और बोला कि ये लाइन तो उसकी होनी चाहिए। सुबारू भागने की दिशा के उल्टे सीधा जायंट्स की आर्मी की तरफ बढ़ने लगा, जिससे पेलुस हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा ये अजनबी क्या कर रहा है। सुबारू रुककर सीरियस अंदाज में पेलुस को समझाता है कि जब तक वो यहाँ है वो पूरी ताकत से लड़ नहीं सकता और उसे चॉइस देता है, या तो तुरंत चला जाए या यहीं रुककर साथ मरे। पहले पेलुस ने मना कर दिया, चिल्लाते हुए बोला कि वो किसी अजनबी को छोड़कर अपनी जान बचाने नहीं भाग सकता, पर सुबारू ने उसे रिपीट करने पर मजबूर न करने का ऑर्डर दिया। आखिरकार कमांडर कांपते हुए मान गया, बोला कि वो बाकी बचे हुए आदमियों को इकट्ठा करेगा और सुबारू से तब तक टिक कर रहने को कहा। पेलुस भागता हुआ चला गया, चिल्लाते हुए बोला कि उसकी जान का कर्ज सुबारू पर रहेगा और उससे हर हाल में सेफ रहने की गुजारिश की। सुबारू अकेला रह गया, डरावने चेहरों और बड़े बड़े शरीर वाले जायंट्स का सामना करता हुआ। वो अपनी काली तलवार के साथ उनकी तरफ दौड़ा और शांत, पक्की आवाज में बोला कि अब उनका सामना उससे है। सुबारू बिजली की रफ्तार से जायंट्स के पैरों के बीच घूमने लगा और बिल्कुल सही जगह पर तेज और फैसला कुन वार करने लगा। वो गिराने में कामयाब हो गया। सुबारू ने तेजी से 2 जायंट्स को गिरा दिया और तुरंत सिस्टम नोटिफिकेशंस आए, जिसमें उनकी डिफीट और अचीवमेंट पॉइंट्स मिलने का मैसेज था। लड़ते हुए उसके मन में ये बात आई कि चाहे ये सिर्फ एक टेस्ट ही क्यों न हो, पर अकेला पीछे रहकर अपनी जान दांव पर लगाने का एहसास अभी भी उसे आदत में नहीं आया था। उधर पेलुस थोड़ी देर के लिए रुक गया और बैटलफील्ड की तरफ पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर पसीना और चिंता थी और सुबारू को अकेला छोड़ देने का अफसोस साफ दिख रहा था। सीन बहुत ही डरावना था। हर तरफ से जायंट सुबारू को घेर रहे थे और स्ट्रीम के व्यूअर्स कमेंट्स में लिखने लगे कि ये तो सीधा सुसाइड है, इतने ज्यादा दुश्मन है और इस मुश्किल स्टेज पर अकेला जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। पर सुबारू कुछ और ही सोच रहा था। वो पेलुस के बारे में सोच रहा था, जो ओरिजिनल स्टोरी में मरने वाला था, और उसे लगा कि अपनी अभी की ताकत के साथ शायद वो सबको बचा सकता है और किस्मत को बदल सकता है। 2 जायंट्स एक साथ उस पर टूट पड़े, पर सुबारू ने अटैक ब्लॉक करने की तैयारी कर ली।
एक तेज मूवमेंट में उसने अपनी तलवार से एक जायंट का शरीर काट दिया और तुरंत एनिमी डिफीट और पॉइंट्स मिलने का मैसेज आया। वो लगातार लड़ता रहा जबकि सिस्टम स्क्रीन्स वार्न कर रहे थे कि कर्स डीमन स्वॉर्ड उसकी स्टैमिना चूस रही है, पर बदले में उसके सारे कॉम्बैट स्टैट्स बढ़ रहे थे। सुबारू जायंट्स के बीच तूफान की तरह घूम रहा था, एक के बाद एक को काट रहा था और खुद से कह रहा था कि अगर एक एक करके सामना हो तो ये इतने मुश्किल नहीं है। लेकिन उसे ये भी समझ आ गया कि असली प्रॉब्लम ये है कि वो अपना शरीर गिरने से पहले तलवार की पावर पर कितनी देर तक डिपेंड कर सकता है। इसलिए उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदलने का फैसला किया ताकि अपना फील्ड ऑफ व्यू क्लियर रखे और बॉस को ढूंढ सके। सुबारू हवा में ऊंचा कूदा, जायंट्स के शरीरों को प्लेटफॉर्म बनाकर जंप करते हुए ऊपर से उनके सिर काटने लगा। वो बहुत तेज रफ्तार से उनकी लाइन के बीच घुस गया, छोटे जायंट्स को पीछे छोड़ते हुए एक जबरदस्त किक मारी जिससे एक जायंट का सिर फट गया। व्यूअर्स हैरान होकर कमेंट्स में लिखने लगे क्योंकि ये हवा में लड़ने का स्टाइल नारुकामी सुबारू की स्पेशलिटी माना जाता था। लड़ाई के दौरान वेज ऑफ ग्रीड लेवल 2 स्किल तलवार के साइड इफेक्ट्स को रोक रहा था और सुबारू को महसूस हुआ कि उसकी एचपी और मेंटल ताकत वापस आ रही है। उसने माना कि अच्छा इक्विपमेंट सच में बहुत फर्क डालता है। इतनी बड़ी जायंट आर्मी के सामने सुबारू ने अपना गोल बिल्कुल क्लियर कर लिया। उसे जल्दी से बॉस को गिराना होगा, इससे पहले कि उसका शरीर अपनी पूरी लिमिट पर पहुंच जाए। तब अचानक जायंट बॉस डरावनी मुस्कान और जंगली चमकती आंखों के साथ सामने आया, अपना बड़ा सा वेपन घुमाते हुए सब कुछ कुचलने के इरादे से। मॉन्स्टर ने अपना जायंट क्लब ऊंचा उठाया और उसके सामने सुबारू बहुत छोटा लग रहा था। फिर भी सुबारू पूरे भरोसे के साथ उसकी तरफ दौड़ा। उस क्रूशियल पल में सुबारू को समझ आ गया कि अगर इस फाइट को एक ही फिनिशिंग ब्लो में खत्म नहीं किया तो मरने वाला वो खुद होगा। सुबारू ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की और बॉस की तरफ दौड़ पड़ा, स्पेशल शील्ड स्किल लाइटनिंग बोल्ट एक्टिवेट करते हुए उम्मीद करता हुआ कि उसका प्लान काम करे। गरजती हुई बिजली की आवाज पूरे एरिया में गूंज उठी और सोने जैसी चमकती एक बड़ी लाइटनिंग बोल्ट जोर से बैटलफील्ड पर गिरी। अंधेरा आसमान रोशन हो गया। बिजली के ब्लास्ट से आसपास के जायंट्स पैरालाइज्ड हो गए और सुबारू ने मौका देखकर हवा से सीधा बॉस पर झपटा, जो अभी शॉक से लड़खड़ा रहा था। बॉस गुस्से और दर्द से चीखा, इंसानों को गाली देता हुआ। इसी बीच सुबारू ने अपनी कर्स तलवार उसकी गर्दन में घुसा दी और लगातार अटैक करता रहा, चाहे तलवार उसकी जान की एनर्जी पागल रफ्तार से चूस रही थी। आखिरकार जायंट बॉस जमीन पर गिर गया, एक बेजान लाश बनकर। सिस्टम मैसेज आया जिसमें जायंट सीड की डिफीट और 5th सर्वाइवल स्टेज क्लियर होने का अनाउंसमेंट था और इसे एक अमेजिंग अचीवमेंट बताया गया। उसके बाद नोटिफिकेशंस आए जिसमें बताया गया कि सुबारू का लेवल 2 बार बढ़ा और उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, वाइटैलिटी और मैजिक पॉइंट्स इस जबरदस्त जीत के रिवॉर्ड के तौर पर इंक्रीज हुए। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स हैरानी से भर गए। लोग पूछने लगे क्या किसी ने पहले कभी इस बॉस को हराया है, और जवाब आया कि नहीं, ये स्टेज कॉम्बैट से क्लियर करने के लिए बना ही नहीं था, मतलब एक नया रास्ता खुल गया है। सुबारू ने अपने थके हुए शरीर को देखा और अपनी कमजोरी पर अफसोस किया, क्योंकि वो चाहता था कि फाइट एक ही कूल ब्लो में खत्म हो जाए, बिल्कुल कॉमिक बुक्स की तरह। पर हकीकत ज्यादा सख्त थी। बादल धीरे धीरे छटने लगे और आसपास का माहौल